your over-reliance on AI can start wasting your time as well. I think that the era for generic software companies is going to be over pretty soon. 5 years down the road, you have to think of AI agents as your team members, and then teams would be some agents and some humans. What is an AI company or an AI idea that you would invest in? Right? The loneliness at the top is extremely dangerous for mental health. Extremely dangerous. You can't model your life after Steve Jobs. That's such a dangerous idea. वो अभी जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर 3 साल में ग्रेजुएट कर रहे हैं, डेफिनेटली द करिकुलम को कैचअप करने में बहुत देर लग जाएगी. सो व्हाट आर द फाउंडेशनल स्किल्स दैट दे नीड? अभी my current advice to students is हमारे चैनल के सारे व्यूअर्स में से सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं. तो अगर आप 70% लोगों में से जिनको वीडियो से फ़ायदा होता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो प्लीज़ कंसिडर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें. इससे हमें हेल्प होती है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमारे लिए बेहतर और अच्छे गेस्ट को लाना बहुत ईजी हो जाता है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो. आज के एपिसोड में हमारे वन ऑफ माय फेवरेट गेस्ट यासिर बशीर इज़ बैक विद अस. आज today is also the last episode of this season that we had started about a year ago. We're trying to close this off on hopefully a high note. और आज हम यासिर भाई से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पिछले 9 महीने के अंदर पूरा AI का लैंडस्केप चेंज हो चुका है और बहुत सारी एडवांसमेंट आ चुकी हैं. We'll ask him how he makes sense of this and what he thinks के students, agency owners और founders के लिए उसमें what is the advice that he would give them. उसके अलावा सेकंड पार्ट जो पर्सनली मैं सेल्फिशली उनसे पूछना चाहता हूँ वो है कि हाउ डज़ ही डील विद बीइंग अ फाउंडर. उनके अपने हैक्स क्या हैं, वो हाउ डज़ ही फाइंड मोर टाइम फॉर एग्जांपल, उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं. सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हो अहमद? आई एम ग्रेट. हाउ आर यू? बस ठीक ठाक यार. आई एम गुड. शुक्र है लाहौर का वेदर साफ़ हो गया तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट कि चलो कम से कम बाहर निकल सकते हैं. Yeah. ठीक है, great. Okay, तो 9 months is like a lifetime in AI, right? So, when we last talked, उस वक्त I think we had only 2 foundational models, right? Claude था, OpenAI था. Right now, there's this whole open source model thing going on, और like बहुत ज़्यादा लोग उस पर bet कर रहे हैं. Then there's agentic frameworks, vertical AI agents, everything. So how are you like, of course you're keeping up with this. What is the most exciting thing for you in this कि पिछले 9 महीनों के अंदर जो सारा कुछ हुआ है? यार इंटरेस्टिंग है. मैं तुम्हें पता ही है थोड़ा सा मैं आई एम बिट ओल्ड स्कूल राइट. सो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल भी होता हूँ. लास्ट टाइम से भी तुम्हें याद था शायद तुम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और मैं इतना नहीं था. लेकिन आई थिंक the rate of progress in the last 9 months has been really amazing in my opinion. और याद है हमने तब जब हम पिछली दफ़ा मिले थे तो स्वी बेंचमार्क की बात की थी और हम डिस्कस कर रहे थे कि यार किस तरह वो 14-15% पे पहुंच गया है. तो अब जो है वो अभी मैं रिसेंटली उसका सुन रहा था डारियो का. डारियो इज़ द CEO ऑफ एंथ्रोपिक राइट. तो डारियो का मैं पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ था. तो it's amazing. It's now reached 50%, right? So Claude Sonnet 3.5 जो है वो स्वी बेंचमार्क के ऊपर 50% issues को resolve कर रहा है, which is just crazy pace of improvement. So definitely I think थोड़ा सा मुझे भी एक reality check मिला है कि ये वाकई उससे भी ज़्यादा तेज़ी से improve कर रहा है जितना मैंने सोचा था. और अब मेरे ख़्याल से बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल हो गया कि आप अगर AI नहीं इस्तेमाल कर रहे तो बहुत बहुत जल्दी वेरी क्विकली यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड. सो करंट अब मैं यही सोचता हूँ कि द थिंग दैट डारियो ऑल्सो टॉक्स अबाउट इज़ कि क्या AI के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है वो ये पेस सस्टेन कर सकता है या नहीं. और ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स ऐड करने से मज़ीद डेटा लाने से क्या यही ट्रजेक्ट्री मेंटेन रहेगी या नहीं ये पता नहीं है. लेकिन फॉर एग्जांपल डारियो इन दैट पॉडकास्ट प्रेडिक्ट्स के विद इन अ ईयर 90% ऑफ स्वी बेंचमार्क इश्यूज विल बी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व्ड.
तो आई थिंक बहुत अमेजिंग है उस लिहाज से, लेकिन डारियोस की भी बात करता है कि डेटा जो है एट द एंड ऑफ द डे इन्फिनिट तो नहीं है ना। तो अभी तो यस, आई मीन देयर इज़ लॉट मोर डेटा, लेकिन जब सारा डेटा एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? फिर ये रेट ऑफ चेंज रहेगा या नहीं? फिर वो सिंथेटिक डेटा की बातें शुरू हो जाती हैं कि डेटा भी खुद ही जनरेट कर लेगी एआई। तो खैर आई थिंक मेरा स्केप्टिसिज्म कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि आगे चलते हुए भी बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है हम सब लोगों को, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं। तो अपनी टीम्स को फॉर एग्जांपल अब मैं बहुत स्ट्रिक्टली कहना शुरू कर दिया है कि यार शो मी व्हाट योर वर्क फ्लो इज़ टू यूज़ एआई। अभी मेरे ख्याल से गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो क्लॉड ही है, क्लॉड सोनेट 3.5 विद कर्सर। तो मैनी ऑफ आवर टीम्स आर यूजिंग इट। और आपको पता है वो सुंदर ने भी बात की थी कि 25% ऑफ द 25%। कोड एट गूगल इज़ नाउ बीइंग जनरेटेड बाय एआई। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा जो गूगल में काम करता है कि यार ये 25% ही है। उसने कहा हाँ, अगर वाइट स्पेस में ला लें और न्यू लाइंस में ला लें, राइट। लेकिन आई थिंक नाउ इवन ही इज़ गोइंग टू से कि नहीं नहीं, 25% तो हो रही है। फिर मैंने अपनी कुछ टीम्स को कहा कि यार तुम लोग इस्तेमाल करके देखो, मुझे नहीं लगता 25% प्रोडक्टिविटी गेन है। लेकिन सम ऑफ आवर टीम्स दैट आर यूजिंग कर्सर प्लस सोनेट 3.5, they said नहीं है, easy 25% gain in velocity per sprint if you are effectively using AI in your workflow. Having said that, मैं खुद भी तुम्हें पता है कोड करता हूँ, मैंने खुद इस्तेमाल करके देखा है। मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं ना, वो क्या रूल होता है यार, पेरेटो कहते हैं उसको, 80% और 20% Pareto वाला। तो the first 20% time is taken in doing 80% of the work. That part AI is really really good at. तो वो वाकई वो आपका पूरा 20% टाइम तो सीधा सेव कर देती है। जो आखिरी 80% होता है ना, उसको वो श्रिंक करती है, लेकिन इतना ज़्यादा श्रिंक नहीं करती, राइट। सो द लास्ट 20% ऑफ द वर्क टेक्स 80% ऑफ योर टाइम। दैट आई थिंक इज़ स्टिल हार्ड। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन वही है कि यू नो आई वाज राइटिंग दिस कोड, द फर्स्ट वर्जन जस्ट केम आउट इन लिटरली seconds, which should have taken me hours, and then I kept changing the prompts for AI to help me improve that. But every time it would make an improvement, it would also introduce some new issues. And then after struggling for that with that for maybe 45 minutes, I said एक second, मैं ज़रा खुद जो उसका first version of the code है उसको जाके change करता हूँ. That took me a, you know, half an hour. And then you know whatever I was trying to build, it was ready. मैंने उसके ऊपर LinkedIn पे post भी किया था. I was trying to produce a visualization for an algorithm. तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि इंक्रीजिंगली इट विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर, लेकिन द लास्ट माइल प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट्स। और होपफुली आई थिंक इट्स फॉर आवर सेक, लेट्स होप कि एआई इज़ नॉट एबल टू सॉल्व दैट, बिकॉज अगर वो सॉल्व हो जाता है फिर वाकई फिर यू नो आई थिंक द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विल बी टर्न्ड ऑन इट्स हेड। उसके बारे में मैं अभी भी स्केप्टिकल हूँ थोड़ा सा। लास्ट माइल इतना आसान नहीं होता एआई के लिए भी। और एक चीज़ जो मैं कहता रहता हूँ कि यार एआई का एक जो इशू मैंने सॉल्व होते हुए नहीं देखा वो यही है कि इट विल स्टम्बल एट समथिंग वेरी वेरी सिंपल एज वेल, राइट। सो वो चीज़ मैंने अभी ख़त्म होते नहीं देखी। इवन योर बेस्ट मॉडल्स वुड स्टम्बल एट समथिंग वेरी सिंपल। Right, and then there's also कि AI का it doesn't have the context 100%, right? एक Yeah, ह्यूमन yeah, का क्या है कि यार कस्टमर से बात की थी, उसमें एक वो अंडरटोन में एक बात चल रही थी, यू रिमेंबर दैट, द AI doesn't probably remember that. Plus अगेन मतलब लाइक यू कैन एट्रीब्यूट दैट टू कि यार क्योंकि आपको वो बात पता है तो यू शुड हैव टोल्ड द AI दैट एंड देन इट वुड हैव बीन एबल टू डू दैट एज वेल। तो एक तो वो चीज़ है कि लाइक AI doesn't have access to all of the data, right? So for example मैं अपने आई हैड अ 2 hour कॉल विद अ कस्टमर, मेरे पास विजुअल डेटा भी है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं। अभी एट बेस्ट द AI हैज़ ट्रांसक्रिप्शंस और उसमें भी टोन नहीं है शायद अभी, लाइक बेसिक जो टूल्स हैं उनके अंदर। तो इट माइट नॉट हैव द 100% कॉन्टेक्ट, प्लस लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी इशू है, प्लस ह्यूज कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ के अंदर अटेंशन का भी इशू है। सो डू यू थिंक कि ये वाली सारी चीज़ें भी Acha, नियर फ्यूचर that's में? a really good question, right? So I think coming back to like the fundamental question, ke, how much time does the software engineer spend in actually writing code versus, so
अगर कोड लिखने में लेट्स से 50% भी इम्प्रूवमेंट है, बट कोडिंग itself is let's say 30% of what a software engineer does, तो फिर तो आपको ओवरऑल 15% प्रोडक्टिविटी बूस्ट ही मिला ना. मेरे ख्याल में प्रोडक्टिविटी बूस्ट 15% से ज़्यादा है. टू फ्लिप योर आर्ग्यूमेंट आई वुड इवन से कि आई थिंक अगर आप एक मीटिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो शायद आपको सारी बातें याद ना रहें, लेकिन अगर आपका एआई एजेंट जो है वो नोट्स ले रहा है, तो शायद वो वाले नोट्स ले ले जो शायद आपको अपने लिए याद ना रहें. जो आपने दूसरी बात की थी कि वो उसको शायद फेशियल एक्सप्रेशन ना पता चलें, या जो वो तो बल्कि पुरानी है, अभी टूल्स में नहीं आई. हाँ, लेकिन it is there, हाँ. इमोशन डिटेक्शन तो एक Yeah. पुरानी चीज़ है, राइट. But still, there are things that humans can do that AI still can't do. लेकिन saying that AI productivity boost is just in the coding part of software development, I think is not factual. There are other, already I'm sure आप लोग यूज़ करे होगे, हम तो यूज़ करें. अब तो कोई मीटिंग हार्डली ऐसी नहीं होती जिसके अंदर ऐसी होती है जिसके अंदर आप कोई AI नोट टेकर नहीं यूज़ करें. इनफैक्ट हमने तो अपना AI नोट टेकर इसलिए बना लिया बिकॉज हमारी अक्सर मीटिंग्स जो होती थी वो मल्टीलिंगुअल होती हैं, राइट. उर्दू भी बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी भी बोल रहे हैं. तो जो करंट AI नोट टेकर्स हैं वो इतनी अच्छी नोट टेकिंग नहीं करते. लेकिन अगर आप ट्रांसक्राइब करवा लें विस्पर वगैरह से अपनी मीटिंग, विस्पर जो है मल्टीपल उर्दू लैंग्वेजेस बहुत अच्छी easy कर निकल लेता है, गया. फिर आप उसको समराइजेशन के लिए किसी AI को दे दें तो वो बेहतर समरी मिल जाती है अगर आपकी मल्टीलिंगुअल मीटिंग्स हो रही हैं. तो आई थिंक वो वाले एस्पेक्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहे हैं. लेकिन आई एग्री विद यू, आई डोंट थिंक दिस इट कैन डू एवरीथिंग येट. लेकिन फिर घूम फिर के बाद पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट पे आ जाती हैं. लोग कहते हैं कि इट कांट डू एवरीथिंग बट इवेंचुअली इट विल डू एवरीथिंग. There are some signs which have proven me wrong and some signs which make me believe that it will still take a long time. I still think that, we are at least 5-7 years away from AI that does 80-90% of your work, if not more. Right. ठीक है, ख़ास तौर पे कंप्यूटर यूज़ के बाद तो हाँ, फिर हाँ. तो हाँ, वो दैट्स देखो. क्रेजी. हाँ, देखो Right. यार, लेकिन देखो वो फ्लैश इन द पैन वो कई दफ़ा हुआ है कि देखो जी एजेंट्स आ गए. अभी भी जो क्लॉड का एजेंट है कि अच्छा वो कंप्यूटर यूज़ कर सकता है, वो एक थोड़ा सा फ्लैश होता है एंड देन इट जस्ट डिसअपीयर्स. इफेक्टिवली what has improved a lot is just what AI had done in the past couple of years, which is token sequencing, token prediction in a sequence, right? That part I say has improved a lot. That part is still really dependent on data that we have provided. बल्कि बड़ा फ़नी है, एक वो स्टीव जॉब्स की बड़ी मशहूर ईमेल है, तुमने भी देखी होगी शायद, जिसमें उसने अडोबी को लिखा था, अडोबी के CEO को लिखा क्या था. वी हैड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, हम हाँ, लोग हाँ, हाँ. तो अब मसला ये है, हम इसको स्लैक पे डिस्कस कर रहे थे कि वो इतनी एक डिफरेंट और क्रिएटिव ईमेल थी ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन कि यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि आपकी जनरेटिव AI वो ईमेल जनरेट करेगी, बिकॉज द वास्ट क्वांटम ऑफ डेटा दैट इट हैज़ बीन ट्रेन्ड ऑन, उस पे उस तरह की ईमेल्स नहीं है. या तो बहुत कम है. हाँ, वो एवरेज आउट कर देता है ना जो भी डेटा है. तो उस तरह का काम करने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए, ना सिर्फ ये कि अभी भी हमें करना पड़ेगा, बल्कि उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज जो नॉन क्रिएटिव काम है वो हर कोई करने के काबिल होगा. तो आई थिंक एक डायरेक्शन दैट वी शुड परस्यू गोइंग फॉरवर्ड, वी शुड ऑल परस्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अदर फील्ड्स, इज थिंक सीरियसली अबाउट कि यार व्हाट इज़ द क्रिएटिव पार्ट ऑफ माई जॉब, और उसको मैंने किस तरह ओवर एम्फसाइज करना है, उसको मैंने किस तरह एम्पलीफाई करना है. तो वो एक्साइटिंग भी है, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट AI टू डू द मंडेन, so you can really focus hard on what is non-mundane, what is creative, what requires thinking, जिसमें आप जो पार्ट्स आप स्टैक ओवरफ्लो से जाके कॉपी कर रहे हैं यहाँ अब आप तो नहीं. उनको आप आउटसोर्स कर दें AI को, लेकिन जो पार्ट्स आप खुद थोड़ा सा सोच लेते हैं जिनके बारे में, उनको ज़रा एम्पलीफाई कर दें तो should be fun. That's a very good segue into my next question. I was giving a talk to students, 50-70 students, and I told them कि यार मेरे ख्याल से students को ना, like the way they should approach AI tools is
don't outsource, augment. At least क्योंकि मैंने I told them कि यार you are here, let's say 50 out of 100 in expertise, AI let's say 80 पे है, and then there's an expert programmer जो कि 85 90 पे है. ये बंदा outsource कर सकता है because he knows what he's doing, and then the AI is probably at 80%, 80 out of 100. But then you're not there. And if you start outsourcing, you'll always be here because AI will be doing everything. So I told them कि यार augment करना चाहिए at least until you reach that 80 out of 100 score. तो क्वेश्चन essentially is कि आपने 5 to 7 years बोल दिया है, कोई अभी जो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर 3 साल में ग्रेजुएट कर रहे हैं, डेफिनेटली द करिकुलम को कैचअप करने में बहुत देर लग जाएगी. सो व्हाट आर द फाउंडेशनल स्किल्स दैट दे नीड अदर देन जो वो हम कहते हैं वो डेटाबेसेस, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स के अलावा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ और भी उनके दे डेफिनेटली नीड टू हैव देम इन देयर आर्सेनल. तो हाँ यार, बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब जो है ना इतना क्लियर कट नहीं है, काफ़ी नुआंस्ड है. आई वुड इट्स वेरी इजी टू से कि अच्छा यार लर्न वेरी गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल. लेकिन आई जस्ट पोस्टेड दिस एग्जांपल समवेयर. एक बंदा है, उसका नाम है ईथन मॉलिक, सुना है नाम उसका? ही इज़ लाइक अ वॉर्टन का प्रोफेसर है और बहुत ज़्यादा समझो एडवोकेट है एआई का, राइट? ही इज़ कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग अबाउट कि देखो AI is so amazing and look how I use this to teach my students, look this is how my students are using. उसका एक इतना frustrated post उसने LinkedIn पे किया उस दिन. उसने कहा कि यार I really want to tell my students कि learn prompt engineering if I knew what prompt engineering is, right? So he had basically shared data कि देखो, to prevent AI from saying that there are 2 R's in strawberry, which is like a very famous problem, here is the performance of 3 different prompts. And the prompt with the best performance is the hardest to predict. मसलन एक में वो कहता है कि अच्छा यार think carefully about this, वो prompt में उसने उसको पैड कर दिया. एक में वो कुछ some strange prompt डालता है जिससे the accuracy of the percentage of times that the AI comes back with the correct answer, which is 3 R's in strawberry, is significantly higher. So he said कि यार मैं अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि prompt engineering सीखो, लेकिन प्लीज़ कोई मुझे बता दे कि prompt engineering क्या है. I would have predicted कि these first 2 prompts produce better results, but what is this? तो मुझे लगता है कि वो साइंस के इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से, वो भी इतनी इस्टेब्लिश नहीं है. बट आई वुड कीप एन आई आउट फॉर दैट. मैं ख़ुद वो जो एंड्रॉइंग का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है वो मैंने लिया है, उसके ऊपर आई थिंक डेटा कैम्प के ऊपर पढ़ा हुआ है और बड़ा अच्छा है. लेकिन वहाँ पे भी आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस. आई थिंक what you said earlier, and you were absolutely right. I used the word outsource, and you used the word augment. So augmentation with a very careful eye on what AI has told me, and basically several methods to check that what it has told me is correct. Whether that's multiple AIs, whether that's search engines. I think that's really important. I was just submitting a proposal for a conference that I want to speak at. और बहुत clear conference के जो organizers हैं उन्होंने नीचे note डाला हुआ है कि if we suspect कि your proposal is AI generated, it's going to be disregarded immediately. ठीक है? That's a first. हाँ, नहीं ये है. Coursera पे अगर आप course teach करते हैं, उन्होंने लिख दिया है कि यार इसमें आपने कोई AI नहीं इस्तेमाल करनी, बिकॉज वो एकेडमिशियंस जो है ना वो ख़ास तौर पे बहुत नर्वस हैं कि ये जो बायस और हेलुसिनेशन के प्रॉब्लम्स हैं, ये कई दफ़ा ऐसी चीज़ें बिल्कुल सटली एम्बेड कर देगी AI कंटेंट के अंदर कि इट कैन बिकम लाइक अ लायबिलिटी. सो अभी माई करंट एडवाइस टू स्टूडेंट्स इज़ यूज़ AI in everything you do, but use it to augment your work and still keep a very, very careful eye on what it has told you, how it has, improved work for you. 5 years down the road, maybe the agentic workflows will have matured. Abhi bilkul mature nahi hai. I would not rely on an agent right now to do my work at all. Or I would take everything that it does with a huge pinch of salt. Like in 5 years down the road, you have to think of AI agents as your team members, and then teams would be some agents and some humans. And I think that aspect of it is also really, really important. जो हम पहले कह रहे थे ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है अपनी ज़िंदगी में, उसमें बहुत सारा काम टीम वर्क का है.
और वो अभी इट्स हार्ड टू इमेजिन कि यार एक टीम के अंदर इंडिविजुअल तो यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक टीम के अंदर कैसे एआई इफेक्टिवली यूज़ हो रही है, other than things like taking notes and summarizing team meetings. वेरी नैरो यूज केसेस हाँ, बहुत ही जहाँ पे नैरो यूज़ केसेस हैं, but yeah, I think one inflection point would be where teamwork benefits in big major ways by using AI. और वो भी फॉर एग्जांपल के going from customer requirements, going through all of the meetings, हम्म, and then breaking it down into an SRS, a project plan, and maybe tickets. ये एक ऐसा यूज़ केस होगा जहाँ पे हाँ, हम significant इस्तेमाल productivity करते हैं, अभी भी हमने रिसेंटली भी इस्तेमाल किया है। और वो लेनी है ना, लेनी इस पॉडकास्ट जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट Yeah, वाली, yeah. उस पे एक देयर वाज लाइक अ सीपीओ, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, उसका कोई कीनोट था, वो पोस्ट किया हुआ था उसने कि प्रोडक्ट मैनेजर्स, यू हैव टू रियली रियली स्पीड अप योर वर्क एंड लुक व्हाट टुक आवर्स टेक्स मिनट। सो आई पोस्टेड इट। हमारा एक प्रोडक्ट का चैनल है स्लैक पे जिस पे सारे हमारे प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं। तो मैंने कहा यार देखो, आर यू गाइस प्रिपेयर्ड फॉर दिस फ्यूचर, जहाँ पे उसने लिखा हुआ था मसलन अगर आपको एक पीआरडी बनाने में, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाने में 2 दिन लगते थे, नाउ इट शुड टेक 45 minutes. And our product managers were not happy. They said, you think we don't know these tools? Like, and it's an oversimplistic viewpoint के वही PRD जो है मैं आधे घंटे में बना सकता हूँ. अगेन आई थिंक कि आप 80% काम आधे घंटे में कर सकते हैं उस PRD का, लेकिन लास्ट 20% जो है ना, वो पहले भी 80% टाइम ले रहा था, वो शायद अब 60% टाइम ले लें. वहाँ पे मैं तो वहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मसला यही है कि आपको चेक करना पड़ता है काम. और कई दफ़ा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इटरेट करना शुरू कर देते हैं थ्रू AI व्हेन यू कुड हैव इंटरवीन्ड योरसेल्फ एंड क्विकली कंप्लीटेड द वर्क, बट यू डोंट. And your over reliance on AI can start wasting your time as well. Yeah. So I think that is the main ठीक है, point. तो फॉर स्टूडेंट्स यही है कि वट एवर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज उसको सीख लें. उसको सीख लें, लेकिन टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मैं अभी मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी AI के साथ है वो ये है कि इट डजंट नो वेयर टू स्टॉप, राइट? सो और मैंने इसके बारे में कहीं पोस्ट भी किया था कि जब आप एक ह्यूमन से, लेट्स से आपके पास कोई एक्सपर्ट कोच है जो आपको हेल्प कर रहा है, या आपका प्रोफेसर है, अब आपने उससे कोई सवाल पूछा जो उसको नहीं पता, तो मोस्ट लाइकली दिल से यार अब दिस इज़ द लिमिट ऑफ माई बात नॉलेज, करके बताता हूँ. अब मैं आपको बताता हूँ. लेकिन AI के लिए आपको वो गार्ड रेल्स खुद सेट करनी पड़ती हैं कि इफ़ यू डोंट नो स्टॉप, Yeah. राइट? Yeah. और तो दैट इज़ really dangerous for me ke, and I keep saying that what makes us smarter is knowing what we don't know. And I feel like a fundamental deficiency in AI right now is that it doesn't always know what it doesn't know. Right. ठीक है. And do you think we are heading towards the future जहाँ पे like foundational models तो होंगे ही, लेकिन we're going to have very narrow small language models or like domain specific language models who know what they don't know. यार हमने पिछली दफ़ा भी इसी की बात की थी. आई थिंक दैट इज़ द फ्यूचर दैट वी ऑल डिज़ायर, बिकॉज अगर वी आर गोइंग टू बी ओवरली रिलायंट ऑन लार्ज लैंग्वेज models, then we are doomed. Forget training a large language model. You can't even fine tune it with the resources that a typical company or a group like us will have access to. It's very very expensive, और वो equity के problem को large language model बहुत ख़राब कर देता है. तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स ही मेरे ख्याल से वो फ्यूचर है जो डिज़ायरेबल है. वेदर दैट्स द लाइकली फ्यूचर और नॉट, दैट्स डिफरेंट. आई रियली लाइक व्हाट ज़करबर्ग सेड. उससे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि यार आप लामा को आपने ओपन सोर्स कर दिया, विच इज़ एन एडमायरेबल थिंग. लाइक वी ऑल हैव आवर प्रॉब्लम्स विद दीज रिच बिलियनियर्स, बट एटलीस्ट यू हैव टू एडमायर ज़क फॉर दिस. तो उसने कहा आपको क्या लगता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, और या जो आपने ओपन सोर्स किया LLMs को, इसका बेनिफिट क्या है? उसने कहा द बेस्ट बेनिफिट ऑफ llama and other such LLMs is to help people train smaller models. So it's not to use them, but you can really fine tune a small language model using a llama, which I think was an amazing insight.
And that's the future that we all hope for and desire, because obviously there is no hope in us kind of training very large models for specific problems. So Right. yeah, I think small language models have a role to play. um, and that's where IP also exists. मैं थोड़ा Yeah. सा नर्वस हूँ कि जब हम थिन रैपर्स बनाते हैं ऑन GPT और फिर उसके ज़रिए हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, the minute that product becomes successful, the minute it starts succeeding, it's going to be so simple for everybody Yeah. else to copy it. No Right? moat Huh. at all. I remember you posted about, I think, some CV parsing technology or something, right? तो यू सॉल्व इट क्विकली, राइट? बट बिफोर दैट मैंने शायद पता नहीं पिछली दफ़ा ये बात की थी या नहीं, लेकिन हम एक यूज़ करते थे सर्विस, बिकॉज हमें आर्टसॉफ्ट में 5,000 10,000 रेज्यूमेज आते हैं महीने के. एट सम पॉइंट इट बिकेम ह्यूमनली इम्पॉसिबल to kind of sort out all of those resumes. But we had been using like an AI service for years to basically parse resumes and then give us data that's comparable, right? जिसके ऊपर आप query कर सकें कि अच्छा, give me all the people who know Java and have more than 7 years of experience who applied to Arborsoft in the Yeah, in last. natural language. हाँ. हाँ, तो वो हम अच्छी खासी एक्सपेंसिव सर्विस यूज़ करते थे, जिसको हम भेजते थे अपना CV और फिर वो हमें एक JSON नाइसली फॉर्मेटेड JSON और भेजती डेटा थी. भी उसके पास तो वो हाँ, भी उसको हाँ. डेटा भी देते थे. हाँ. लेकिन we tried solving the same problem with ChatGPT, and it took us a few days, and then we met this guy who was really, really good, like somebody who works at Facebook, and we showed him this problem. Guess how much time they took? Literally 12 hours. In 12 hours, they gave us a system, all based only on prompt engineering. कोई fine tuning कुछ नहीं है, जिसमें आपका accuracy rate of parsing a CV was higher than the service that we had been using and paying literally thousands of dollars a year to. तो मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें LLMs की वजह से commoditize हो जाएंगी, लेकिन अगर आप SLMs अच्छे बना सकते हैं, मसलन एक बहुत बड़ा यूज़ केस जिस पे LLMs नहीं चलते, जिसकी अभी मैं किससे डिस्कशन कर रहा था, वो ये है कि जो एंटरप्राइज़ है वो अभी भी डेटा नहीं देना चाहती अपना LLM को. वो ChatGPT को भेजते हुए, इवन दो द एंटरप्राइज लाइसेंस सेज कि जी आपका डेटा इज़ इनक्रिप्टेड एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट, बट दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल. उनका कोई सिस्टम जो है उसका डेटा इज़ नॉट leaving the boundaries of either their organizational infrastructure or their private cloud, wherever it is. तो अब उसको अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना के देनी है अराउंड जनरेटिव AI, तो क्या करेंगे आप उसको LLM अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलाने के लिए देंगे, बहुत एक्सपेंसिव होगा. अगर आप ट्रेन करेंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, LLM अफोर्डेबल नहीं होगा. वहाँ पे आई थिंक द यूज़ केस फॉर SLMs इज़ रियली अमेजिंग. तो या, long-winded answer to your short question, but yes, I think the future that we all hope for, that we all desire, is one where we use large language models to train small language models where the computation cost is not completely unaffordable, और जहाँ पे आप narrow use cases के problem solve कर रहे हैं. We just discussed this. CV parsing के लिए ideally I don't want to go to ChatGPT. Yeah. अभी भी हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो GPT को डेटा भेज रहा है, and then it gets very nice results, like it gets Yeah. nicely formatted JSON back. Like, ideally, I want to do it with a very small model hosted on my infrastructure, solving that very specific problem. Right. That's a great example of an API or a SaaS being replaced by AI overnight, literally overnight. मतलब 12 घंटे में, right? Yeah. और like Y Combinator वाले I think बहुत carefully और बड़ा responsibly like they put out whatever they do. और there is this Litecoin podcast, उसमें you might have seen कि वो AI agents को they're taking those very seriously. And they had this podcast in which they said कि vertical AI agents जो है ना, so like vertical SaaS for example Salesforce वगैरह जैसे हैं, तो they were like कि vertical SaaS जो है ना, they might be a bigger opportunity than vertical SaaS. ठीक है, vertical AI agents they even mentioned कि 10x से ज़्यादा भी हो सकती है. तो अभी like again we talked about small language models, of course वो AI agents का भी वही it is the same domain. So what do you think about that? हाँ यार, I think
देखो, the holy grail is AI, which is not just dealing with text, but it's also dealing with images, it's also dealing with video. फिर आप एजेंट्स बना सकते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों। तो अभी लेकिन ये है कि द प्रॉमिस इज़ देयर। अगेन हमने पिछली बार बात की थी कि अच्छा देखो वीडियो जनरेशन कितनी ज़बरदस्त होगी, या सोरा वगैरह उस वक्त जब आए थे, लेकिन कहाँ है वही फ्लैश इन द पैन आए बस। वर्क्स एंड डेमोज, हाँ, है ना? works in demos, and there's no serious implementation of an agentic workflow that I have seen that would inspire me or impress me. Eventually it will happen, it might happen. um, Again, I would be very cautious कि I offload. ये अच्छी एग्जांपल थी, इसी को अगर डिस्कस करें कि I would be very cautious in saying, okay, not only should you parse all my CVs, you should shortlist and tell me कि किसको मैंने इंटरव्यू करना है अब एंड नेक्स्ट। इंटरव्यू। हाँ, और शायद इंटरव्यू भी करना है, राइट? Yeah. तो वहाँ उस फ्यूचर से अभी हम काफ़ी दूर हैं यार, और बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है उसके बारे में। लेकिन yes, augment my work by saving me loads and loads of time and just parsing CVs and give me data that I can query, and then I would look at that data and take my own decisions. I think that's where we are, and that's where for the foreseeable future I would like us to be. अभी एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल मैंने पढ़ा है. I will look up the article and I will share a link with you so you can post the link for your audience. But the whole, and it was by some Nobel laureate from, I think, Wharton का professor है या कोई और. लेकिन the article talks about exactly this point कि why do we seem so keen to build AI that will replace humans? Why aren't we just thinking about AI that gives superpowers to humans? Like a world where humans can accomplish much more because AI is helping them is a better world than a world where AI is doing what humans were doing. और वो वाला जो फ्यूचर है ना, वो मार्क एंड्रीसन जो कहता रहता है कि 10 साल के अंदर या 15 साल के बाद ह्यूमंस के पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए. बहुत स्केरी फ्यूचर है वो, बिकॉज आई थिंक दैट्स डिस्टोपियन कि आपके पास कोई काम ही ना करने के लिए हो और आप कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं एजेंट्स के ऊपर टू डू ऑल योर वर्क. Scary, but I think it like fairly likely be right. नहीं, सॉरी. scary तो है. Fairly like there's Fairly it's not a likely, it's you're not a saying? single digit % chance, right? हाँ, आई थिंक जो AI की डेवलपमेंट की डायरेक्शन है उसमें अगेन अभी इस वक्त पूरी कोशिश यही है कि हम वो फ्यूचर एक्वायर कर लें जहाँ पे हमें कोई काम ना करना पड़े. लेकिन आई थिंक वो जो आर्टिकल मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा Mhm. उसका पॉइंट ये है कि वी शुड एस्पायर फॉर AI that works to make humans more effective. Right. Right, but the way big tech is taking it, yeah, मतलब like VC money is taking it, तो वो तो we're going towards that, the former, right? मुझे लगता है एडजस्टमेंट अभी आनी है. Regulation. नहीं, रेगुलेशन भी आएगी. यूरोप में तो बहुत रेगुलेशन है, यूएस में भी आएगी. इतना रेगुलेशन की नहीं, लेकिन AI से जो एक्सपेक्टेशन की एडजस्टमेंट है ना, वो अभी आनी है. Right. वो आनी ही आनी है. और मसला यही है कि अब इन कंपनीज ने बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उठा ली है. दे कॉन्स्टेंटली हैव टू से समथिंग विच सेफगार्ड्स देयर फ्यूचर, एंड आई sincerely hope the future that they have been promising everyone does not arrive anytime soon. Not because वो desirable है या नहीं, but also because we don't want to lose our humanity and our humanness in the wild pursuit of technology. उसका रिस्क जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है उसमें. तो मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट आएगी. आई थिंक अगर ये वाली आप पॉडकास्ट सुने ना, ऑफ ऑल द पीपल डूइंग AI, जो डारियो है मुझे काफ़ी सेंसिबल लगता है. वो कोई बहुत ज़्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर नहीं पेंट करता
फ्यूचर की. इनफैक्ट ही सेज अ फ्यू फनी थिंग्स लाइक ही सेज कि यार अब तक वो मेरे ख्याल से थोड़ा अनइंटेंशनली भी इस तरह की बातें कर देता बीच में, लेकिन ही सेड कि अब तक एंथ्रोपिक के अपने इंजीनियर्स जो हैं वो एआई नहीं इस्तेमाल करते थे राइट. दे आर मेकिंग क्लॉड बट दे वर नॉट यूजिंग एआई बिकॉज दे वर कि यार अच्छा ये एडवांस चीज़ों में नहीं हमारी हेल्प कर सकती. लेकिन वो खुद कह रहा था, वो कह रहा था अब जब कि वी आर एट 45-50% एक्यूरेसी ऑन द स्वी बेंचमार्क, तो मेरे इंजीनियर्स भी कह रहे हैं कि हाँ हमने इस्तेमाल करनी है. लेकिन कैन यू इमेजिन ओपन एआई इंजीनियर सेइंग कि नहीं हमने नहीं एआई इस्तेमाल करनी, राइट, बिकॉज दे हैव बीन जस्ट सेलिंग. बच्चों के पास आईपैड नहीं था, वो राइट एग्जैक्टली. राइट, ठीक है. यू मेंशन के हम आई जस्ट गो बैक टू व्हाट यू सेड के यू आर हैविंग समबडी पार्स CVs and then you don't want the AI to make a decision. Like, won't you want AI to make the decision as a founder? Won't more than 50% founders want AI to make a decision of who to call for an interview? Because that's more profitable, that's probably more accurate. आई थिंक कि ये वही पुरानी वाली आर्गुमेंट है कि लोग कहते हैं कि अच्छा यार अगर एआई ने मिस्टेक कर ली तो क्या हुआ, ह्यूमंस भी तो मिस्टेक करते हैं, राइट. It just has to do lesser of them, right? मतलब अगर objectively if I can prove to you कि ये interviewees AI ने बुलाए थे, ये interviewees अहमद ने बुलाए थे, and then the AI does 20% better than me over 6 months, so wouldn't you really want that? I would look at both sides of that picture, right? Achha. I would look at, okay, here are all the good decisions that humans are making and here are all the good decisions that AI is making. Right. And then I'd probably, if I just look at that data, I'd probably agree with you and say कि अच्छा देखो AI तो generally better decision कर रही है human से. मेरी problem वहाँ पे है that if I look at the bad decisions that AI made and the bad decisions that humans made, वहाँ पे AI के bad decisions बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे compared with human. यहाँ उसमें bias बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ they just miss something completely obvious. तो मेरा argument हमेशा यही है कि जो ceiling of what AI does is rising and rising and rising. Right. But the floor of what AI does is not rising that much, right? So the mistakes are still as bad when it makes mistake. When it stumbles on something very basic. Right. तो mistakes अभी भी उतनी सही नहीं हुई कि मैं उस पर rely कर सकूँ. दूसरा ये है कि हमें पता है, खैर ह्यूमंस में भी बायस होती है, लेकिन ह्यूमंस की बायस एम्पलीफाई नहीं होती. अगर आपके डेटा में बायस है तो एआई उस बायस को एम्पलीफाई कर देगी, ये तो हमें पता है ऑलरेडी. ह्यूमंस की बायस एम्पलीफाई नहीं होती. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब ये नहीं है कि यार अच्छा आप डेटा आप बायस्ड हैं, लेट्स से आप you're in your mind biased against, let's say there's sexist bias in your mind, right, and you're favoring men over women in choosing people that you want to hire. So that is वो consistent रहेगी bias, right? Like, लेकिन AI पे अगर आपने ट्रेन किया जिस डेटा पे उसमें ये bias exist करती है, ठीक है, तो AI उसको थोड़ा बहुत और एम्पलीफाई कर देगी जब डिसीजन ले रही होगी. राइट. तो वो एम्पलीफिकेशन ऑफ बायस शायद AI के केस में ज़्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू ह्यूमंस. ठीक है. With all of these things changing, I think we talked about the landscape. Generally, what does this mean for outsourcing, software outsourcing businesses in general? Like, let's say small companies which are less than 50 people to 50 to 200 wali companies, and then 200 plus wali companies. But what do you think, what does the future look like for these guys अगर हम most likely outcome की बात करते हैं? यार predicting the future as we've all seen is very hard these days, so I don't know कि मैं predict कर सकता हूँ accurately कि क्या future होगा, लेकिन मेरी recommendations जो हैं वो बिल्कुल clear हैं. And obviously we eat our own dog food, and those recommendations I try to apply at our company also. I think that the era for generic software companies is going to be over pretty soon. हम already ये discuss कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा specialized होता जाता है काम, right, the last 20%, वहाँ पे AI stumble करती है. So what if you did work which is the last 20% for any vertical? So first of all, I think that a company like Tata Consulting, which has 700,000 engineers and that does everything and anything on the planet, I think it's going to be increasingly impossible to build that kind of a company. Yeah. Right? They might sustain that, but incumbents के लिए बहुत मुश्किल है. नया नहीं कोई शुरू बना सकता उस तरह की. तो Arbisoft के केस में भी हम सोचते थे कि यार we'll be a 10,000, 25,000 people company. अब नहीं हम उस तरह सोचते.
because it's increasingly harder to build those companies. Even at a Tata Consulting, I think out of the 700,000 people that they have, maybe the bottom, 350,000 people, they are doing work जो कि शायद AI बहुत आसानी से कर सकती है, राइट? वो करते रहेंगे, लेकिन Right. किसी और के लिए वो करना But बहुत then they मुश्किल have a moat as well ना कि उनके वो गवर्नमेंट में हाँ। कनेक्शंस हैं, बिग कॉर्पोरेशंस के साथ they have 20-year relationships, वो कर सकते हैं, but maybe वो भी nobody else. फेज आउट करेंगे. आई थिंक दिस लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट ईयर दैट दीज वेरी वेरी लार्ज कंसल्टिंग फर्म्स आइदर डिडंट हायर मोर और एक्चुअली लेड पीपल ऑफ. Yeah, Tata did. हाँ, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दे आर जस्ट gigantic companies. It'll take a long time for them to kind of come to the new normal. But for a new company, aiming to go there, it's going to be increasingly hard. तो उसका सोल्यूशन क्या है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारी जो कंपनीज हैं, आई थिंक स्पेशलाइजेशन इज़ द वे टू गो. सो यू शुड एज अ कंपनी कॉन्स्टेंटली आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि वो क्या नैरो चीज़ें हैं. अगेन यू टॉक्ड अबाउट वर्टिकल SaaS एंड वर्टिकल AI. वो क्या नैरो वर्टिकल्स हैं जहाँ पे वी आर in the top 20% companies in the world, or can become the top 20% companies in the world. The company that's at the median or average for any technology or vertical should feel scared. They are going to be made Right. very redundant very, very quickly. तो आई थिंक उस तरह कंपनीज को सोचना चाहिए. हमारे केस में हमें पता है कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम स्पेशलाइज करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें हम स्पेशलाइज करते हैं. वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इतना डीप है, टू योर अर्लियर पॉइंट, इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल अभी कि यार अच्छा वो AI के पास वो सारा कॉन्टेक्स्ट होगा. Yeah. And it has taken us literally a decade to build that context. So start now and start building context that is not easily accessible to AI in some vertical, which is not too narrow, not so narrow that it just becomes overly niche, Yeah. but also not so wide कि it's hard to specialize in. Right. तो इसकी एग्जांपल मसलन आर्बिसॉफ्ट के केस में अगर मैं दूँ तो मैं ये कहता हूँ कि we have had specialization in edtech for a long time. अब edtech is such a vast field. You can't say कि Arbisoft is a top 20% edtech company in the world. Even today, you can say Arbisoft is a top 20% company in the LMS space, which is the learning management system space. But that's too narrow, Yeah. right? There are adjacent technologies to learning management systems like learning experience platforms, student information systems. Suddenly, that's not too narrow and not too wide either, right? So these related systems is what Arbisoft is the best company in the world for, or among the best companies in the world for. That's what we are targeting, right? Right. That's one vertical. There are others, right? So we've had like a scraping वाली side पे और data collection और data analytics की side पे अब हमारी काफ़ी experience है. वहाँ पे भी we are trying to establish this market leadership position. मेरा ये ख्याल है कि companies like Cogent, other let's say small to mid-size software companies need to identify early in the game what their narrow verticals are going to be and then specialize in those. It is a slightly higher risk proposition in the very short term. In the very short term वो सॉफ्टवेयर का काम चल ही रहा है. अभी भी आप जाके मतलब रिएक्ट की सर्विसेज बेच रहे हैं या आई डोंट नो whatever, right? Like Python Angular, backends, yeah. Django, ये वो. Yeah. But in the, let's say, 4 to 5 to 10 years horizon, nobody's going to be looking for, acha, I need some average Django engineers to, help me speed up my work. The average Django engineer's work is definitely going to be taken over by Right. agents or AI or, whatever those things. No, I can totally relate to that because like at our company तो 95% founder led sales हैं, ठीक है. So I take all of the closing calls, final calls. So all of the calls in which we've got some results to show for ourselves. 5 से 6 examples, maybe real estate में CRM है. So that Right. is something that we've done 3 to 4 of them. Yeah. That is a super easy sale Yes. compared to कि यार हम CRM बनाते हैं. Yes. Right. So there's that, and then there is also something that I learned from Arbisoft was कि यार like Arbisoft used to do
Python, Django, and React. And like in a very rare case, you would pick something else. ठीक है? Yeah. And we started with that, and that has really helped us Yeah. in the long in the 3 years. कि when somebody comes to us and we say कि यार वो कहता है कि अच्छा नोड में करना है मैंने, and we say नहीं यार वो नोड में तो हम नहीं करते, हम तो पाइथन में ही करते हैं, हम पाइथन से 10 साल से कर रहे हैं. Right. Right? I have been doing it for 10 years. So it is, they either think very highly of us or they just say कि यार नहीं, you're not for us. Yeah. But if they're on this side, तो you are one up from everybody else who's saying कि ठीक है आप जिसमें कहेंगे हम कर देंगे. So that has really helped us. और I totally agree with this. उसमें एक चीज़ जो बहुत delicate balance बस यही है कि finding a niche which is not too small but then not too wide either, कि वहाँ पे competition इतना हो जाए, but then you also need to have a market for that. One thing I would add to this is, जो मैं अपनी sales team को बताता हूँ यार, कि try to sell to non-technical people. तो like अगर मैं if we have 2 niches ना, ठीक है, जिसमें एक है let's say I don't know developer tools हैं for I don't know let's say एक niche है developer tools build करते हैं हम, और दूसरी niche है real estate CRM. I would 100% go towards a real estate CRM because you're selling to non-technical people. And like of course like just like if अगर मैं कपड़े खुद बनाता हूँ तो I would be able to nitpick 1,000 things in this hood. But अगर मैं नहीं करता, it'll be an easier sell for me. What do you think about that? यार that's a very interesting take. Historically मुझे हमेशा ये लगता है कि if I'm going to a sales call myself, right, I always prefer the other side to be technical. Because वो मेरा हमेशा engineering hat होता है, और मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं non-technical लोगों से करूँगा, and if I try to tell them what sets us apart, because वो इतनी engineering oriented चीज़ें हैं कि शायद वो उनके सर से गुजर जाएं, या शायद मुझे वर्टिकल पे उतनी कमांड ना हो जितनी मुझे टेक्नोलॉजी पे. तो it's interesting. It's everybody has their own style, right? Like, and for me personally, I always prefer the other person to be very technical so they can speak my language, and I don't sound like a complete nincompoop, talking about a vertical that I have no idea about. So वो है, but absolutely, no question ke if you can demonstrate experience with, the domain or the vertical or the technology, kahin na kahin you need to show why you're different from the other options that your potential customer has. उसको जब तक आप highlight नहीं करते, sale बहुत मुश्किल होती है. और ये increasingly मैं देख रहा हूँ, my experience is the same as you. Customers are also becoming smarter. They don't want just any company, doing their work. They want a company that has experience before. They don't want somebody learning. ये बहुत clear लोग कह देते हैं कि यार, I don't want you to learn on my project, right? Like, learn on someone else's project and then do my work. तो एक ये मैंने trend देखा है कि बहुत change हो रहा है, and people are becoming, अब वो उन्होंने भी अपने जो questions होते हैं वो ChatGPT से लिखवाए होते हैं. Right, they already know. Average knowledge तो है ही उनका. Average knowledge अब हर एक की बहुत ऊपर हो गई है. Right. The other thing that I've seen, a trend that I've noticed is some of the more tech savvy customers that we talk to, अब उन्होंने directly पूछना शुरू कर दिया है कि अच्छा यार, आप अपने काम में कितना AI यूज़ करते हैं. तो उनकी भी, customers की भी ये expectations है अब कि यार अगर आप अपने काम में AI से productivity boost नहीं ले रहे, तो that's also something that now, because everyone else is doing it, if you don't do it, you lose out. Literally, there have been sales calls where somebody asked me, "Acha, we built a squad for somebody, and they were just meeting the squad for the first time, and they asked one of the people in the squad, "Ke, acha, what AI tools are you using?" And they said, "Oh, I don't believe in AI." Oh. And then they came back to us and they said, "We don't want this person in our team, because." Just what rock have they been living under, right? If they don't use AI in their workflows. So I think बहुत important है ये. और the other thing I would say, my advice to software companies, apart from picking those narrow verticals, is just really, really focus on measuring, let's say, team productivity. Right. Or, you can set yourself apart. When you're going into a sales call, you can set yourself apart by saying, okay, here are global
टीम प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स एंड हेयर आर आर स्टैंडर्ड्स। और वो जो पुराने स्टैंडर्ड्स थे ना, CMM और ये वो अब सारे आउटडेटेड हो गए हैं। अब नए स्टैंडर्ड्स हैं। अब जिस तरह we recently started doing calculating DORA metrics for some of our teams. DORA is DevOps, Research, and Assessment, right? So it measures teams on what is their release frequency. कितनी दफ़ा release करते हैं महीने में? What is the rollback time if a release goes bad? ठीक है. How much time does it take from customer request to release for a new feature? ट्रैक करें ये चीज़ें टीम्स अपने लिए, और फिर जब आप एक कॉल पे जाते हैं आप कहें यार ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड डोरा मेट्रिक्स के हम ये करें, देयर आर अदर मेट्रिक्स एज वेल. तो आई थिंक यू हैव टू काइंड ऑफ स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स. You have to start consciously thinking about what sets you apart. Yeah. Yeah, and efficiency and productivity boost is something that it is a language that everybody speaks, right? Go anybody that you go to, तो वो दिल और वो इतना हाइप्ड है इस वक्त कि अगर आप इसे एक अच्छे से विजुअल के अंदर दिखा दें ये स्टैंडर्ड ये है, Yeah. ये हमारे ह्यूमंस के प्रोसेस की इसकी वजह से गेन और ये AI की वजह से गेन है, मे बी दैट इज इट रियली हेल्प यू. Yeah, that's absolutely correct. And there's a book, I'm trying to think, Accelerate, right? Have you heard of the book? नहीं. So that talks beautifully about, what are metrics that agile teams should, measure and report. And we are constantly encouraging our teams to kind of look at those metrics. I think ये एक series of books है बड़ी ज़बरदस्त. उसमें I forget the names of the authors, but the same people who wrote the DevOps handbook, and that became very popular. I think the role of DevOps and SRE is just really, really crucial going forward as well, because that part of, let's say, your development team makes sure कि ये metrics ना सिर्फ trackable हैं, बल्कि और अगर आप ट्रैक नहीं करें तो इम्प्रूव नहीं कर सकते ना. तो ट्रैकेबल भी हैं, रिपोर्टेबल हैं, एंड देन यू कैन improve on them. And if you start doing that and start setting yourself apart in these things, that's another differentiator. ठीक है, great. I think very detailed answer, ज़बरदस्त. Okay, how, so let's say 2 साल सेकेंड एनिवर्सरी हो गई है चैट GPT की, 2 साल गुजर गए हैं. Let's say in a world where it wasn't there versus this, how has demand changed for you? क्या उसकी क्या कैटेगरीज रही हैं, क्वांटिटी में आपको क्या लग रहा है डिमांड का, क्वांटम कितना है? तो हाउ डू यू कंपेयर बोथ ऑफ दोज विदाउट AI? क्या यार होता? जब हाइप साइकिल तो अभी भी मेरे ख्याल से कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन मुझे एक्चुअली थोड़ा रिसीड होता हुआ नज़र आ रहा है हाइप साइकिल. लाइक फॉर द लास्ट 2 years 3 years एवरीबडी वाज जस्ट हैविंग मैसिव फोमो अराउंड, अच्छा अगर हम AI नहीं इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा. And realistically speaking, the article that I spoke about earlier, again, we'll send you the link and you can include that for your readers. It, points to research that shows that actually companies have not benefited much at all from Yeah. bringing all this, generative AI. Like maximum improvement is like 10%, 15%. Developer productivity is a very specific area जहाँ पे मुझे लगता है कि 20-25% परफॉर्मेंस बूस्ट है. बाकी इंडस्ट्री में कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा. डू यू थिंक कंटेंट जनरेशन में भी नहीं इतना हुआ? कंटेंट जनरेशन में मार्केटिंग कंपनीज में बहुत कंटेंट जनरेशन बहुत है, लेकिन आई थिंक अभी वी वर जस्ट अगेन हैविंग दिस डिस्कशन ऑन आवर स्लैक के यार अब थोड़ा थोड़ा आपने भी नोटिस किया होगा, 1 सेकंड में पता लग जाता है यार ये चैट GPT कंटेंट लग रहा है, राइट? हाँ, लेकिन दैट वुड बी विद समबडी जिसने 1 हफ्ते में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी और उसके बाद कभी इम्प्रूव नहीं किया उस पर शायद. तो वो देयर इज दैट एंगल टू इट एज वेल, राइट? सो नहीं, आई थिंक डेफिनेटली मार्केटिंग और Yeah. कंटेंट वो तो सबसे पहली चीज़ है ना जहाँ पे वो तो फोर फ्रंट है वो. हाँ बिल्कुल, वो तो हाँ. चैट GPT से पहले भी, राइट? ये जो कौन सी कंपनीज थी यार, memories become so bad, but there was a bunch of companies that were doing like marketing, copy generation. Copy.ai was one actually. Right. तो वो तो they've been around. That's absolutely the case. But बाकी इंडस्ट्रीज में इतना फ़ायदा नहीं है. I was
I was attending a conference and I met one of the prominent Pakistanis in the US is this gentleman named Fahim Siddiqui. तो Fahim जो हैं वो he is a CIO at Home Depot, which is a multi tens of billions of dollars company, and he's been a part of the turnaround story at Home Depot. उनसे मैं बात कर रहा था तो I said, how are you using generative AI? And he said, we made our search much better. If you go to the Home Depot website, one of the problems with websites like Home Depot is that when people come to the website, जो चीज़ें होती हैं उनके इतने टेक्निकल नाम होते हैं कि वो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या। तो उन्होंने कहा कि हमने डाल दिया कि अगर आपको बस हल्का फुल्का भी आइडिया ना कि आपको क्या चाहिए तो वी डू रियली गुड सर्च। अब इस पर्टिकुलर फीचर की वजह से क्या होम डिपो की सेल्स जो हैं वो 50% इंक्रीज करेंगे? प्रॉब्ली नॉट लाइक दिस, प्रॉब्ली लाइक अ माइनर improvement. I didn't talk to him about whether he was seeing better results or not. Again, the thing is that frenzy and that FOMO around अच्छा हमने AI के साथ कुछ करना है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी recede हो रही है, थोड़ी सी expectations realistic हो रही हैं. There are some very specific AI companies who started building AI and just focusing on that, very very specific, and they have done amazingly well. The one Pakistani company that always makes me proud is Overjet. सुना होगा उसका, वर्दा नाम की है वो. वर्दा is a fantastic Pakistani founder, MIT PhD, and then she started this company to do वो dental images को read करते हैं, and then they are able to read and clarify dental images so that they are much much better for the dentist to do diagnosis. Right. तो वो quality of the image coming from the machine को लेते हैं and then use AI to just enhance that image a lot, so that अगर कोई उसके अंदर जो भी आपको issues हैं, pathologies हैं, वो ज़्यादा clearly नज़र आ जाए. तो this is an example of not a company trying to AI to do something different. This is an AI company that is dealing with a very very specific use case. So some of those companies have done really really well, but the companies are saying, okay, I have to just immediately bring ChatGPT and everything that I should do now should use generative AI. वहाँ पे results बहुत mix से हैं. तो मुझे वो trend थोड़ा अब नज़र आ रहा है after 2-3 years of this mad furor. Now it is coming back to, okay, we have all these systems to build that AI is not automatically taking care of for us. तो मुझे market trend थोड़ा वापस आता नज़र आ रहा है. मुझे market trend इसलिए भी वापस नज़र आता लग रहा है क्योंकि politics have changed, right? So I was talking to friend of mine in London who runs like a design agency. तो वो ये कह रहा था कि यार we've seen some really tough years, past 2-3 years. Demand took a hit. लेकिन ever since the elections in Britain, अब हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब काम आ रहा है. US के अंदर भी इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, irrespective of who is the president, ट्रम्प को वैसे भी लोग ज़रा बिजनेस फ्रेंडली प्रेसिडेंट समझते हैं. He has other problems, but कम से कम वो समझते हैं कि बिजनेसेस के लिए वो अच्छा काम करता है. तो मुझे अर्ली साइंस अब नज़र आना शुरू हो गए हैं कि your typical software development needs are going to come back, and this idea कि अब तो मुझे सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ChatGPT ने मेरा सारा काम करना है, उसके बारे में थोड़ी सी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नज़र आ रही हैं. Yeah, and then there's this again, there are always going to be companies जो हाइप साइकिल के अंदर बाय इन तो करेंगी. और अभी भी आई थिंक इट इज़ टू अर्ली इन द AI स्पेस फॉर एवरीबडी टू बी एट द फोरफ्रंट ऑफ कि अच्छा यार ये हाइप नीचे जा रही है. बिकॉज और ऑल्सो आई थिंक मतलब मैं 3-4 चीज़ें मिक्स कर दी हैं, लेकिन ऑल्सो देयर इज दिस फर्स्ट a couple of years where everybody bought into this. A lot of people took the hit. There were some winners, but then now I think there are smarter founders out there who are saying कि यार अच्छा ठीक है, हमने अपने ट्राई करके देखी है. पर्सनल वर्कफ्लो में I was able to get very good results with non-trivial prompting. और अब I can get somebody who's an AI या LLM expert या prompt engineering expert and build a interface on top of it and probably build that unique
very narrow tool. Hmm. तो do you think कि वो भी होंगे अभी, like in the next couple of years, are we going to see serious founders into this? I think so. I think the thin wrapper on LLM is going. It's a competitive advantage right now. If you can quickly build a thin wrapper on AI, it is not a long-term sustainable advantage. Because when those companies start becoming successful, prompt engineering में वही बात बता रहा हूँ कि अगर 12 घंटे में एक अच्छा prompt engineer कर रहा है वो काम कि आपने चैट जीपीटी से आपको वो रिजल्ट्स दे दिए हैं जो कि लेट्स से somebody who's not so familiar would take a few days to do. Eventually, it's going to be commoditized. This aspect of your skill is going to be commoditized. तो अभी टाइम है कुछ अगले 1-2 साल में बेनिफिट करने का. हमारे पास भी अभी जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि यार अच्छा ये आप हमारे लिए बना रहे हैं तो इसमें हम थोड़ी सी AI डाल सकते हैं because they want to check the checkbox also, but and they want to claim because everybody is trying to raise money also. Yeah. It's very, very hard, almost impossible to raise money in today's day and age if you're doing a software company or a technology company without saying that there's some aspect of it which benefits from AI. तो बहुत सारे लोग सिर्फ उसलिए कह देते हैं कि अच्छा यार we want to claim that there's AI, so can we do this aspect of it, not really believing कि they're going to get like huge gain from it. वो उसके बारे में expectations थोड़ी realistic होती जा रही हैं. और ये भी होता जा रहा है like you're saying कि once people start understanding कि यार prompt engineering इस तरह करनी है, सही तरीके से इस तरह यूज़ करना है, तो they start getting a little bit better results. Not always perfect results, but a little bit better results. And that becomes a competitive advantage, but it's a short-term competitive advantage. Yeah. Somebody with more money, better distribution is just going to eat you up the day they realize. Yeah, I would say कि अगर आप चाहते हैं कि competitive advantage build करें तो अपने models train करें. There's no replacement for that. Learn to collect your own data and train your own models, even if they're small models. I think that's where long-term advantage is going to be. The short term is in thin wrappers, long term is in training your own models. Or we've already talked about how large models में तो हमारे पास resources ही नहीं है. Okay, let's say hype cycle normalize हो रहा है and then now like मुझे तो ये लगता है कि of course the market really filters out the winners from the losers, right? So इस वक्त जो भी winners जिनको मैं देख रहा हूँ they're the companies that very few people are talking about. ठीक है, तो वो flash in the pan जैसे आप कहते हैं, there's a Devin coming out, then there's Bolt, then there's Cursor and whatnot, तो वो तो आता ही रहेगा. What is a company what is an AI company or an AI idea that you would invest in? I think Overjet was a great example. बहुत narrow AI है, and the funny part is that it's not LLM based at all. Yeah. Right? वो LLM इतनी तेज़ी से आए हैं कि उन्होंने overshadow कर दिया decades of work in AI that's being done. Overjet की सारी technology जो है वो is based on very well understood and studied machine learning algorithms for image analysis. ठीक है, तो I would still back one of those companies. हुआ ये है कि जो आप हमेशा से AI कर रहे थे, LLMs को बहुत ज़्यादा resources चाहिए और उस AI की क्वालिटी LLM की रिसोर्सेज की वजह से काफ़ी एकदम से इम्प्रूव की है, लेकिन क्योंकि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द चैट जीपीटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके बाद वो थोड़ा सा ओवरलुक हो गया. लेकिन वहाँ पे जो काम हो रहा है ना, इट हैज़ सडनली टेकन अ बूस्ट, बट मार्केट इज़ नॉट टेकिंग नोटिस ऑफ इट. सो अ कंपनी दैट्स डूइंग not generative AI, discriminative but predictive AI, which is like your typical machine learning जहाँ पे आपका trained data है, supervised learning है, ठीक है, उस पे मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, LLM वाली पे कम इन्वेस्ट करूँगा. और वहाँ पे बिकॉज वी हैव नोन दैट टेक्नोलॉजी फॉर नाउ 4 decades at least. मशीन लर्निंग तो 80s से चल रही है ना, और डीप लर्निंग को भी अब ओवर अ डेकेड हो गया है. तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट. जो LLM की स्पेस में द वन कंपनी दैट ब्लू मी अवे वाज 11 Labs. आई डोंट नो आप लोगों ने यूज़ किया कि नहीं, लेकिन वो जो जनरेशन का काम कर रही है
वो that's unbelievable, right? Have you heard the podcast? वो Argentinian president yeah, की yeah, yeah, with yeah, Lex yeah. Friedman. It is all या या with या 11 लेक्स के Labs. साथ जो हाँ Yeah, हाँ yeah, yeah. हाँ नहीं वो अमेजिंग है. I remain very very excited about one Pakistani person's research on AI, and if they are forming a company I would definitely invest in them. That's Dr. Yasser Sheikh जो AI को यूज़ कर रहे हैं to create Kodak avatars. वो भी is at the junction of machine vision algorithms, AI, and he's generating lifelike 3D avatars for people. Like, वो भी Lex ने जो किया था ना इंटरव्यू Zuckerberg के Zuckerberg साथ, right. राइट? वो उसमें जो सारी Meta- टेक्नोलॉजी है ना Meta वो एक के पाकिस्तानी बंदे की है. एवरी टाइम आई लुक एट अच्छा. इट मुझे इट मेक्स मी फील सो प्राउड. डॉक्टर यासिर शेख इज़ द हेड ऑफ द Meta Labs at Facebook, also the professor of robotics at CMU. Cutting edge, he's like the expert in that field, global expert. उनका काम बहुत ज़बरदस्त है. Again, I think I would personally invest in companies that are using more traditional AI, but that have suddenly got a boost because computing is now so much more available than it was before. So that's what I would invest in. ठीक है, सही है. ऑलरेडी लाइक बहुत ज़्यादा एआई के बारे में बात कर लिया बहुत है. ज़्यादा हाँ AI AI और AI. उस सारे में हम लाइक we're saying कि हाइप अब डाई डाउन हो रही है. क्वाइट द कॉन्ट्री जो हम कन्वर्सेशन में कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा Right. स्विच करते हैं गियर्स. You've been a founder for more than 2 decades now, right? Yeah. Right. तो ठीक है, मैं तो बिल्कुल अभी शुरू की है, तो like it's very It's been more than 2 decades. It looks like it's been more than 3 decades. Like, all the gray hair and, it's not easy. yeah, obviously. ठीक है, so I want to talk to you about being like being a founder really. So I meet such phenomenal founders because of this podcast. और वो like people 18 साल के, 20 साल के, 22, 24, very energetic, great founders, और like most probably they're listening to you. ठीक है, तो I have always gained a lot from talking to you, even for let's say अगर 15 मिनट में भी, because you've given me like I've learned from you how to break down problems. ठीक है, like whenever I talk to you, I feel like you have mental models around those things, and after talking to you I think about how you build those mental models. ठीक है, so तो about being a founder, एक चीज़ which is like podcast तो है इसके ऊपर, लेकिन I think कि हम our part of the world के कोई podcast नहीं है. How do you deal with the mental health challenges of being a founder, or because like running a funded company, a VC company is उसके भी challenges I'm sure होंगे. I haven't done that, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन running a bootstrap company के भी like different set of challenges होते हैं. Like one, I don't know, like one thing that I have never been able to shake off is कि regardless of how much money we have in the bank, like there's always this deadline in my head कि यार we have got work up until 31st of July, for example. Yeah. ठीक है, तो regardless of where that date is, maybe वो 1 साल बाद हो, but there's this stress of कि यार उसके बाद क्या है. बहुत ज़्यादा. हाँ, ठीक है, तो ये तो मेरे अपनी स्ट्रगल है. सो लाइक ये example बहुत है. वैलिड स्ट्रगल है, और ये कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल हर बिजनेस में ही होती है. आई मीन रनिंग बिजनेसेस इज़ नॉट ईजी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी टैक्सिंग, वेरी डिमांडिंग, एंड आई थिंक एनीवन हु क्लेम्स कि यार अच्छा दिस हैज़ बीन जस्ट अ वॉक इन द पार्क इज़ आइदर जस्ट टू लकी और वाकई टू गिफ्टेड इन सम वे. मुझे लगता है कि मेयर मॉर्टल्स के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. मुझे जो एक ज़ाती तौर पे, हमने शायद पिछली दफ़ा भी थोड़ी सी उसकी बात की थी, जो चीज़ मुझे हेल्प करती है कि वो मैं आई थिंक यू हैव टू हैव लाइक अ स्पिरिचुअल साइड टू योर सेल्फ. थोड़े से अगर आप फेटलिस्टिक हो ना, तो फिर आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार अच्छा आई शुड नॉट
blame myself too much for my failures or give myself too much credit for my successes, and that takes a load of burden off, right? At the end of the day, मैंने देखा है कि people who are much smarter than me and work much harder than me as well were not successful. तो कितना मैं कर लूँगा, right? क्या कर लूँगा कि if I and on the flip side, people who are way less uh, intelligent तो खैर dangerous word है, but खैर Hard way working. less capable and also work less than me are much more successful. So I think success isn't always an outcome of what you do. मुझे याद है खैर this person, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इमरान खान का नाम मेंशन करने नहीं नहीं हमें कोई मसला नहीं. वो सुना है ना, टीवी पे नाम नहीं मेंशन कर सकते, बट आई रियली लाइक्ड इट व्हेन समबडी वंस आस्क्ड हिम कि यार आप जो हैं इतने स्पिरिचुअल कैसे बन गए, ऑब्वियसली आप तो एक प्ले बॉय थे और ये वो. उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. उसने कहा यार मैंने कई दफ़ा देखा है कि हम जिस चीज़ ने मुझे स्पिरिचुअल बनाया ना, वो ये है कि कई दफ़ा ये होता था कि हमने पूरी तैयारी की हुई है, टीम भी ज़बरदस्त है, एवरीबडी इज़ वर्क रियली हार्ड एंड वी थिंक ऐसी की तैसी, राइट? लेकिन ग्राउंड में उतरे तो मैच हार गए, समझ नहीं आई कैसे हारे. एंड समटाइम्स कंधे लटके हुए हैं, जैसा 92 के वर्ल्ड कप में हुआ था, हर कोई सोच रहा है यार गए, ग्राउंड में उतरे तो मैच जीत गए. उससे फिर मुझे ये लगा कि यार इट्स नॉट ऑलवेज, यू कांट ऑलवेज कंट्रोल इट. आई मीन यू कैन डू थिंग्स टू improve your chances, but you can't always control every outcome in your life. So I have benefited a lot from not focusing on outcomes. ये आपको पता है कि Arbisoft की एक core value भी है, effort versus outcome, right? So we just focus on effort and we hope for the best outcome, but we're not constantly putting ourselves in doubt कि अगर ये outcome नहीं हुआ जो तुम बात कर रहे हो कि अच्छा ये नई सेल्स मज़ीद जनरेट हुई तो हम क्या करेंगे, हम उसके बारे में कहते हैं कि we'll cross that bridge when we come to it, but we are going to be more focused on what is it that I have to do today. Like the anxiety about the uncertain future will compromise what I can do today. So I will not going to be anxious about that uncertainty, and I will try to do what I can do today as best as I can do it today. That's it. If you keep sorting out your today as best as you can, here, your future is not guaranteed to be perfect, but the highest likelihood of it being a good future is, if you can sort out your today well. और ये Right. बहुत मुश्किल काम है. हाँ, I was just going to say ये that कि आपकी बहुत बात मुश्किल काम है. वो कहते हैं ना जन्नत की डेफिनेशन ही यही है. इट्स अ प्लेस जहाँ पे आपको कोई फ्यूचर की एंग्जाइटीज़ नहीं है और कोई पास्ट के रिग्रेट्स नहीं हैं, और बाकी सारी जन्नत की डेफिनेशंस और हैं, बट द पैराडाइज एंड द डिफरेंस बिटवीन पैराडाइज एंड दिस लाइफ इज इन पैराडाइज देयर आर नो एंग्जाइटीज अबाउट द फ्यूचर, देयर आर नो रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट. इस दुनिया में हम जिंदगी गुजारते हैं विद सम रिग्रेट्स एंड विद एंग्जाइटीज, एंड as much as you can just narrow down or squeeze the spectrum of those regrets and anxieties, it will help you do better today, and that's the only thing that matters. तो मैं तो इस नज़रिए से जीता हूँ. वो रिग्रेट्स भी कोई नहीं है. वो फैज़ साहब की एक लाइन भी है, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत. कोई नदामत के दाग नहीं है और फ्यूचर के बारे में एंग्जाइटीज़ नहीं है. You have to be optimistic also. You have to believe that things will work out for the best if you're doing your best. And even if they don't, sometimes it actually bothers me and worries me कि अगर मैं कहूँ ना कि मेरा biggest fear क्या है, तो कि यार mediocrity में ही ना फंसे रह जाएं. Sometimes I even almost hope for a failure so that it can shake me out of my mediocrity. तो फेलियर को भी इस तरह सोचें उसके बारे में कि यार अगर फेलियर हो गया ना, तो then it is an opportunity to build from scratch, which is always very very exciting, like building from scratch, right? तो मैं तो वही सोचता हूँ. जब मुझे फ्यूचर एंग्जाइटी होती है अबाउट फेलियर, then I said okay, if this failure happens, it gives me an opportunity to go back to the drawing board, and that would be very exciting. अगर आपका, let's say, hopefully as a founder you're at a place, and I'm talking about you, not just any founder, where
you're going to have a runway. Even if there's a failure, there's a runway of 6, 8 months, 12 months. You're fine. You're mashallah smart. You'll figure something else out, right? So I think that for me has worked. And the world often turns out to be what you expect it to be. If you have bad expectations, it's bad. If you have good expectations, it's good. So have good expectations, be optimistic, and if failure happens, it happens. Every failure is going to make you stronger as well. Don't forget that. मेरे केस में यही है कि ये बाल वाकई बहुत सारे स्ट्रेस से सफ़ेद हुए होंगे लेकिन अब फ़ायदा ये हो गया है कि अब इतनी दफ़ा वो स्ट्रेस देख लिए कि वो जब नया दोबारा आता है ना वो स्ट्रेस, तो फिर इतना बुरा नहीं लगता. Right. It's definitely much harder to do. मुश्किल है. हाँ मतलब मुश्किल है, इसमें तो कोई शक नहीं है. बहुत मुश्किल है यार, ये सोचना बहुत मुश्किल है. कैसे so देखिए the same anxiety that you're saying कि उसको anxiety को minimize करें और just do the best that you can today. The same anxiety is what pushes you to pull through today in the first place, right? कि if I don't have that वो survival instinct kick in नहीं करता. Let's say मेरे ज़हन में let's say आज today it is 2nd of December, ठीक है? Let's say if I have a mental ticking time bomb for 31st of January, let's say 31st of January तक का काम है, उसके बाद का नहीं है. That like keeping that in the background of my head at all times would push me to push through harder today. तो उसकी भी तो utility है ना. I think maybe that is your way to motivate yourself, right? अच्छा. लेकिन that's not the only way. So आप अपने आप को motivate कर सकते हैं डेडलाइन से भी, और let's say a sword hanging above your head उससे भी. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा framing change कर लें इसकी. Frame this problem as, okay, am I going to achieve excellence in what I do today or not? Right? Like that's a very big motivator. And it can, motivate you similarly to, okay, what's going to happen if I miss this deadline? So it's just a framing in your head कि आपने अपनी जो motivation है उसको किस तरह frame किया हुआ है. तो optimistic framing भी हो सकती है motivation की. Right. And optimistic framing is, यार, me and my team, are we going to go to work today and do the best that we are capable of? And for that, मैं अपनी teams को तो यही कहता हूँ, even before you can ask this question, you have to ask yourself the question कि what is the best that we are capable of? वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने measure नहीं किया. तो start measuring yourself. आपकी अपनी productivity क्या है, आपकी team की productivity क्या है. Can I, best my best productivity today? Let's just try, aim for that every day. And that's the best you can do. उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना. If you can beat your best, उससे ऊपर क्या करेंगे आप? तो if you need, a sword hanging above your head to get, that kind of, let's say, work or commitment or productivity or passion out of you, try to change that framing. मैं तो सिर्फ यही कहूँगा. और टाइम लगता है उसमें, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है. ये कहना बहुत आसान है, मैं वही कह रहा हूँ ना, दुनिया जन्नत तो है नहीं कि जी आपकी कोई एंग्जाइटी नहीं है और कुछ नहीं है, कोई पास में रिग्रेट्स नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना. पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी स्टोइक प्रिंसिपल्स, थोड़े से स्टोइक प्रिंसिपल्स यहाँ पे, राइट? तवक्कल. हाँ, थोड़ा सा तवक्कल, that's exactly the word. थोड़ी सी spirituality, थोड़ा सा fatalism. These are all good things. Right. So of course इसको like ये आज like it's not like a switch, right? कि मैंने आपसे आज पूछ लिया, मैंने कल कर लूँगा, मैं कर सकूँगा. अगर मैंने इसकी तरफ काम करना है, मुझे क्या करना चाहिए? यार 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली हेल्प करती हैं, शायद पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कस की थी. अब तो खैर इट्स बीन प्रूवन, मोर देन डाइट, more than sleep, exercise is the number one thing which helps reduce anxiety and stress. So definitely make some exercise a part of your day. Even if it's like stretching. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ HIIT करें, लेकिन make some exercise a part of your day. Believe the system
rather than कि अच्छा यार मैंने एक्सरसाइज की मैं तो अच्छा नहीं फील कर रहा राइट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बट वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग एवरी डे यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू फील बेटर bring some make some spirituality a part of your day whatever that is मैं इसलिए spirituality का word use कर रहा हूँ because I don't want to pass a judgment on your belief system or whatever you believe in do some meditation do some mindful thinking What do you do? यार मेरा तो यही है कि नमाज़ें पढ़ें अच्छी तरह राइट लाइक जितनी आप पढ़ सकते हैं जितनी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद your creator focus on that and do the best with whatever you have in your hands and just leave the rest to them Was to there him. ever a time where you did not think like this? कि like ये transition हुआ या it has always been like this? I think for most part of my life it's been like this over time वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ strengthen होती जाती है लेकिन for most part I got a lot of like let's say support from my belief system Right. तो वो important चीज़ है believing in something is important even if it's believing in yourself right so believe in something ठीक है ठीक सही है okay hopefully not only yourself right because if that falls apart then everything falls apart that has been with me लेकिन वो लंबी conversation है शायद right हाँ मेरे ख्याल से dangerous है थोड़ा सा believing in yourself is better than not believing in anything right nihilist ना बने ना हाँ ठीक है लेकिन yes it is not better than believing in a higher power ठीक है okay one thing that when I meet a lot of founders because of the podcast is कि वो कहते हैं यार कि of course it's very lonely being a founder क्योंकि jokingly like when you go to your friend somebody let's say who's running a 30-person company they're doing $300,000 to $400,000 a year ठीक है वो जब अपने दोस्तों को जाके कहते हैं ना यार ज़िंदगी बड़ी बुरी चल रही है ये हो रहा है वो हो रहा है एंड देयर फ्रेंड्स भी लाइक यार पागल हो कैसी बात कर रहे हो लाइक यू गॉट एवरीथिंग एंड वो रिलेटेबल नहीं है उनके लिए who are not non-founders. तो like I think कि बहुत there's a very narrow audience which can relate with your struggles. So how do you deal with that? Or how have you been dealing with this? या मेरे केस में एक एडवांटेज जो मुझे था खैर आई थिंक मे बी इवन यू हैव दैट एडवांटेज and that's a very important advantage is that the founding team was not a new team we had chemistry even before we started the people that have been at part of the company since the beginning तो वो उन सब लोगों के साथ एक बहुत अच्छी chemistry है और सबसे पहला let's say after your immediate family your wife your parents वगैरह the second order support system is your founding team and your the senior leadership in your company तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी कोई let's say stressful time है तो मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं और बहुत सारे difficult decisions मैं कभी isolation में नहीं ले रहा होता like we are a very collaborative decision making system right so I involve them in everything and just try to make sure कि उससे आपकी बहुत सारी जो stress है ना वो divide हो जाता है तो the founding team has been a great support then you have friends in the industry मेरे कुछ बहुत गिने चुने दोस्त हैं उनके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ उनके साथ कुछ I don't meet them to share challenges I meet them to do something आजकल जैसे there are friends जिनके साथ I go play paddle or something तो that's a good opportunity तो अपने कुछ इंडस्ट्री में हर एक के साथ आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं करती लेकिन you should find like some people in the industry जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है जिनका बिलीफ सिस्टम जिनका वैल्यू सिस्टम आपके साथ मैच करता है बहुत मुश्किल होता है कि जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो अपनी स्ट्रगल्स या अपनी स्ट्रेसेस उसका वैल्यू सिस्टम आपके साथ ना मैच करता हो फिर बहुत मुश्किल होता है ये कॉन्वर्सेशन करना लेकिन फाइंड पीपल जिनके साथ आपका वैल्यू सिस्टम मैच करता है आपका बिलीफ सिस्टम मैच करता है उनके साथ फिर ये कॉन्वर्सेशन करने से बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं अगेन आई टेल पीपल के
always make your own decisions. Don't outsource your decision making to your support system. ये नहीं कि आप जाके दोस्त से पूछें अच्छा यार मैं क्या करूं. जो दोस्तों का काम होता है या सपोर्ट सिस्टम का काम होता है या को फाउंडर्स का काम होता है या फाउंडिंग टीम का काम होता है वो ये होता है कि हैव दे अनकवर्ड ऑल पर्सपेक्टिव्स दैट यू नीड फॉर योर डिसीजन मेकिंग और नॉट. तो they might say things that you may not have considered in your decision, and then you start considering those, and that's the only thing. So I think you're right, the loneliness at the top is extremely dangerous for mental health, extremely dangerous. It can make you a mental patient. So you need to have support systems to kind of not eradicate that loneliness, but help it. Right. And then अगर नहीं है तो वो बनाएं लाजमी. फैमिली, co-founding team, friends in the industry, like-minded friends in the industry with same values. And then strike a balance between not just अच्छा मेरा ये सपोर्ट सिस्टम तो बहुत अच्छा है बस मैं सारा टाइम इनके साथ ही स्पेंड करूँगा. आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए, राइट. एट द एंड ऑफ द डे डिसीजंस आपने ही करने हैं, Right. और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी पे नहीं डालनी. उनकी हेल्प आपने लेनी है अपने सपोर्ट सिस्टम की टू मेक गुड डिसीजंस, टू सी ऑल पर्सपेक्टिव्स दैट यू मे हैव मिस्ड, बट टेक योर ओन डिसीजंस. बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट यार, इट्स हार्ड, it's not easy, and it's very bad for your mental health. People do other things as well. I'm not that generation, because हमारी generation में stigma था to go see a therapist. They can go see a therapist if it helps you. I know that a lot of the people in the younger generation do that, and I feel so happy that they do it, because हमने इन struggles के साथ खुद ही deal किया हुआ है. In our generation it was a complete stigma to talk about mental health, to say कि I'm stressed out, to say that I'm depressed. अब ये stigma नहीं है, और अब अच्छे लोग हैं, they're good professionals that can help you as well. But professionals are not a replacement for your friends and family support system, your co-founder support system. And if the perspectives that you're getting from your support system are just overly similar to your own perspectives, that's a problem as well. Right. You want a diversity of perspectives. So value same honi chahiye, opinion same nahi hone chahiye. You want a diversity of opinions to make good decisions. So, meeting people which are different also is important. So don't make it an echo chamber जिसमें बस आपकी बात ही गूंज के वापस आप तक आ रही है. Yeah. Don't do that. Right. Okay. Co-founders की हम बात कर रहे हैं तो like, do you think so I feel like as you said the era of generic huge companies is probably no more. So of course we're going to see smaller, like average size of the companies is also declining with time. I think in the last decade तो consistently ऐसे होता रहे. So given this, do you think still co-founders, like should you have co-founders? Yeah, you can make do without them as well. Yeah, like is there a right time to have co-founders? What are the questions to ask yourself if you're starting right now? Yeah, I think there is unanimous agreement on the idea that starting a company with other people is better than starting a company by yourself, for all the reasons that we discussed, but others also, because इतनी सारी skills चाहिए to make a company successful कि वो सारी skills होना एक बंदे में बहुत मुश्किल है. तो complementary skills वाले co-founders का होना बहुत ज़रूरी है. If you don't want to call them co-founders, call it senior leadership. But it has to be senior leadership in the company that allows you to, be an effective company. And the role of senior leadership is something that's really, really important. आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो that had been on my reading list for a very long time. It's a book called Leading Teams. एक हार्वर्ड का प्रोफेसर था रिचर्ड हैकमैन, उसकी है. तो एक तो वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है. उसकी अगली किताब मेरी रीडिंग लिस्ट पे है जो मैंने पढ़नी है, विच इज़ अबाउट द रोल ऑफ सीनियर लीडरशिप इन अ कंपनी. तो वो भी बड़ी अच्छी किताब है. ये वाली किताब तो इज़ मेंट टू बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन लीडिंग टीम्स.
बट आई थिंक के बहुत टॉप लाइट होती हैं पाकिस्तान में कंपनीज लाइक इफ देयर वाज Right. बेटर सीनियर लीडरशिप एट द टॉप ऑफ द कंपनीज then it would do everybody good, right? It's you have to have strong leadership at the top and it can't be just one person. वो तो फिर सेठ कंपनी बन जाती है Yeah, ना, yeah. ये सेठ साहब ने डिसाइड Dictatorship कर चल लिया, रही, हाँ. हाँ, तो वो मैं तो उसको नहीं रिकमेंड करता. और the right way to think about senior leadership is I read a book called The Alliance by Reid Hoffman a few years ago. शायद मैंने पहले भी तुम्हें कोट की हो, लेकिन उसमें उसने एक अच्छा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि सीनियर लीडरशिप का काम क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, को फाउंडर्स का लेट्स से क्या काम होता है. उसमें वो बात करता है समथिंग कॉल्ड अ टूर ऑफ ड्यूटी. हमने पहले बात की थी इसकी पिछली दफ़ा. नहीं, I don't तो think so. he defines a tour of duty as a multi-year project. It cannot be so simple that you can do it in a few weeks or a few months. A multi-year project that takes your organization forward. उसका ये है कि the role of senior leadership in an organization is to pick those tours of duty. For example, I have assigned tours of duty to some of our senior leadership at Arbisoft. For example, one senior leader's tour of duty is to reduce organizational waste. जहाँ पे भी वो waste हो रहा है, whether it's wasted hours, engineering hours, whether it's wasted AWS resources that we signed up for but don't use and are paying for, whether it's software subscriptions. It's a non-trivial, goal which cannot be achieved in just weeks or months. So one question to ask of your senior leadership is, what tour of duty have you embarked on for this company? सिर्फ मैनेजमेंट काम करना नहीं है उनका. डे टू डे काम नहीं है. हाँ, they have to pick an area and move the needle in that area. And if you don't have those people, then your organization is headlight, top light. You need to make your top a little bit heavy. That's why organizations have CFOs and CROs and CPOs and add any C to it. तो वो चाहिए, वो लीडरशिप चाहिए, और वो लीडरशिप चाहिए, मैनेजमेंट नहीं. हम कंफ्यूज करते हैं लीडरशिप को मैनेजमेंट के साथ. लीडरशिप इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, राइट? इट्स नॉट जस्ट मैनेजिंग द डे टू डे, एज यू राइटली पॉइंट. Okay. I'll briefly touch upon this question और फिर उसके बाद I think it's been 90 minutes already. अच्छा, great. How to just be better. ठीक है, मतलब it's very easy to, as a founder, it's very easy to fall in the trap of कि क्या बात है सर, आप ही हैं ज़बरदस्त, right? It's so easy to do that, right? And then वो I think the bar of success हमारे मुल्क में वैसे इतना low है कि you do 3 non-obvious, like unconventional things, and then like everybody will be celebrating you, right? So how to be better as a founder? आई थिंक यार, एक तो जेनेरिक एडवाइस है जो हाउ टू बी बेटर की जनरल एडवाइस. आई थिंक एटॉमिक हैबिट्स इज़ अ प्रीटी गुड बुक, एवरीवन शुड रीड इट. व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ हैबिट्स दैट यू हैव. इस सवाल का जवाब तो देना अपने आप के लिए कि क्या है हर रोज़ जो. एक तो लोग समझते हैं कि अच्छा यार, मैं एक चीज़ करूँगा ना, एक किताब पढ़ लूँगा तो ज़बरदस्त हो जाऊँगा, या एक दिन मैं जाके जिम में एक्सरसाइज कर लूँगा तो मेरे मसल्स आ जाएंगे. ऐसे तो नहीं होता ना. तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या है जो मैं हर रोज़ या हर हफ्ते या हर महीने करता हूँ टू बी अ लिटिल बिट बेटर. ये सवाल हर एक इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, राइट? एंड इफ़ यू डोंट हैव अ गुड आंसर देन स्टार्ट देयर, रीड द बुक इफ़ यू कैन. एक अच्छा फ्रेमवर्क है. अक्सर बुक्स आर जस्ट एन आर्टिकल. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज बुक्स दैट इट कुड हैव बीन एन आर्टिकल, बट इट्स अ गुड फ्रेमवर्क के व्हाट इज़ योर सिस्टम ऑफ इम्प्रूवमेंट, व्हाट आर द एटॉमिक हैबिट्स that you have that will help you improve. So I think that is a really important question. As a founder, some other things that I think I would say are कि आपकी strategy क्या है. Think about कि मेरी habits तो ये हैं, मेरा system तो ये है, लेकिन strategy is slightly more abstract than अच्छा this is what I do every day. In our case, for example, in our organization's case, we just had our all hands and I laid out the strategy in my
opinion very clearly, and then I asked a few people after that कि यार मेरे ख्याल में तो मैंने बिल्कुल clearly बता दिया कि Arbisoft की strategy going forward क्या है, लेकिन आपको भी लगता है कि समझ आ गई क्या? उन्होंने कहा हाँ नहीं अब हम बिल्कुल क्लियर हैं, पहले क्लैरिटी नहीं थी इतनी ज़्यादा इसके बारे में, जो अब चेंज हुई है ऑब्वियसली, पहले एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी, अब हमने थोड़ी चेंज की है. सो एज अ फाउंडर यू हैव टू थिंक अबाउट स्ट्रैटेजी इज़ रियली इंपॉर्टेंट. You have to think about your own atomic habits and your team's atomic habits, and you have to think about the culture of your organization. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम है. या डेकेड्स. हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा हाँ. काम है. और एक और चीज़ जो लोग नहीं करते वो ये कि सोचते नहीं हैं, राइट? सो जो मैं कह रहा था ना, माइंडफुलनेस थोड़ी प्रैक्टिस करें या मेडिटेशन करें, या दैट्स ऑल्सो योर टाइम टू थिंक. एक चीज़ जो फाउंडर्स बहुत कम करते हैं, वो अपने आप को टाइम नहीं देते टू थिंक अबाउट कि अच्छा यार क्या होना चाहिए. Many of these topics require deep thinking, right? What is going to set you apart is, the fact that you've thought more deeply than other people who are in the race with you. And not putting in more hours into हाँ. operation heavy हाँ, tasks. मैं ये कहता हूँ अपने Right. आप को give, long windows in your calendar where you're just thinking. You're not doing anything अच्छा. except thinking. हाँ, मैं तो ये करना शुरू कर दिया कि अपने मीटिंग्स को ना क्लस्टर करो, ताकि आपके पास काफ़ी, वो बहुत ही गंदा दिन होता है जिसमें एक मीटिंग है, फिर 2 घंटे कुछ है, फिर एक और मीटिंग है, फिर 2 घंटे कुछ है, फिर एक और मीटिंग है. वो सारा दिन बहुत ख़राब गुजरता है, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते. तो वो आई थिंक देयर आर नाउ टूल्स ऑल्सो दैट अलाउ यू टू काइंड ऑफ Yeah. इस slot पे maximum shift your schedule in a way that you have longer periods of time. But yeah, I think build some habits that take you a tiny bit closer to your goal every day. Yeah. Really tiny bit. वो करें. A massive action doesn't really cut हाँ, it, right? So हाँ, कोई बड़ी चीज़ें करने से फ़ायदा नहीं होता, और बड़ी चीज़ें जो हैं वो अक्सर आपको disappoint इसलिए कर देती हैं because you have very high expectations Yeah. from them, and then those expectations are never met. If your strategy is good, you will be faced with opportunities to make, big decisions, rest assured. But contrived big decisions are bad, right? ज़बरदस्ती को ज़रूरत नहीं है बिग डिसीजन करने की, लेकिन आप कर रहे हैं. वो कहते हैं ना, फर्स्ट डू नो हार्म वाली चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन एज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, don't make big decisions that would destroy what you already have. right. So yeah, Right, but yeah. none of these things are easy, man. Like it's हाँ. and everybody has their own journey. You can't also tread other people's paths. सबसे important चीज़ पिछली दफ़ा भी कहा था, authenticity है. Be authentic, right? You can't follow other people's Playbook or footsteps. paths or footsteps. Yeah. One thing that has stuck with me after reading Atomic Habits is कि we don't rise to the level of our goals, we fall to the level of our systems. Yeah. और वो Yeah. तो like you should write it some. As a founder मेरे ख्याल से आपको हाथ पे लिख लें अपने कहीं पे, बिल्कुल. टेबल पे चिपका दें. I'm That is saying so not just important. as a founder. Like I say this to my children also. Just tell me what your system is. Like I think वो ही बात है ना, वो सारी बुक एक आर्टिकल और सारा आर्टिकल एक लाइन है कि what is your system for improvement, right? Systems are different from goals. Yeah. That's you've just hit the nail on its head. ठीक है. All right. Great. I know I know कि you find a lot of time to fit things into your routine. ठीक है. Something that I have envied, मैं तो अभी तक नहीं क्रैक कर सका. लेकिन like how do you find more time in your day? मेरी भी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं. वो ये भी अब थोड़ा क्लीशे ही बन गया कि, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो 5 चीज़ें अगेन फैमिली वाली, वो जो हमने पिछली दफ़ा बात की थी, राइट? सो देयर आर थिंग्स दैट गेट कॉम्प्रोमाइज. आई डोंट स्पेंड nearly as much time with my friends as I should. And there's no such thing as oh look at this guy, he's maintained such a perfect balance. मुझे तो इस तरह के लोग कभी नहीं मिले. कुछ ना कुछ तो compromise होता ही है. But rather than letting it get compromised unconsciously, I think you want to consciously decide कि अच्छा ठीक है यार, this thing is less important for me and this is more important, and this is how I'm going to split my time. लेकिन कोई मैं बहुत ही कम क्या, मैं कभी ऐसे बंदे से नहीं मिला कि they have sorted out everything perfectly, everything fits perfectly for them. Everybody has some flaws, everybody has some imperfections, and
one thing or another will get compromised. मेरे केस में I do try to delegate a lot. I try not to do everything myself. I keep telling myself that I am a better leader if I'm not required constantly by my team, Yeah. right? If my team constantly needs me, that makes me a not so great leader. तो मैं कॉन्स्टेंटली ये सोच रहा था यार किसको मैंने और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको मैंने बस हैंड ओवर करना है. अभी मसलन मैंने बहुत ये काम शुरू किया है कि पहले मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि यार आप जो हैं इस कॉन्फ्रेंस पे बोल लें या इस पे कर लें, स्पीक कर लें, कम से कम पाकिस्तान की हद तक. अब उस पे भी मैं, इफ़ आई गेट 100 रिक्वेस्ट in response to 60, I would say, this person in our company would be a great choice. Why don't you consider them? Even इस चीज़ पे भी, क्योंकि उनको भी आपने मौका देना है to become leaders. Right. तो delegation important चीज़ है बहुत ज़्यादा. और if I am successful as a leader, then ideally I don't have to do anything, right? Yeah. Holy grail. Holy grail तो running यही an है. agency. अब हर कोई ये जानता है, लेकिन people are just not willing to give control. Yeah. Or people are not willing to give responsibility, but then also hold people accountable for the responsibility that you've given them. I think both things are really important. And also giving them a cushion to fail भी, right? हाँ कि वही, होगा वो तो होगा ही. वो तो होगा ही, उसके बगैर तो लर्निंग हो ही नहीं सकती. और अगर वो यही कहते हैं ना कि अगर आप फेल नहीं कर रहे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे. द बेस्ट वे टू नॉट फेल इज टू नॉट डू एनीथिंग, Yeah. राइट? तो वही बात है, अगर आपने उनको मौका दिया है तो फिर, और वो उसमें रिस्क भी होता है, आपने उनको इनकरेजमेंट भी देनी होती है कि यार रिस्क लोगे तो फेल करोगे ना. Yeah. ठीक है, सही है. Okay. There's this recently I think it has been gaining traction. There's a founder mode का notion जो है, right? So वो you've पॉल heard- ग्राहम के आर्टिकल की हाँ बात से. वो हाँ. है. Then there's Brian Chesky. Then there's थोड़ा टेंजेंशियल आइडिया है, लेकिन Zuckerberg says it as well. वो कहता है कि यार मैं तो डेलीगेशन में बिलीव ही नहीं करता. Brian Chesky says कि यार founder work, कहता है Steve Jobs used to like 80% of his day was reviewing work. And then Johnny Ive कहता है कि वो, so he tells the story कि Johnny Ive used to spend 80% like I don't know 6 hours 8 hours every day with Steve Jobs. उसने कहा यार how is it possible? वो कहता है यार Steve's कैलेंडर में 80% टाइम he was reviewing work and वो जो बाकी जो सारा कुछ है ना he just outsourced that. तो Brian Chesky also says कि यार I there's this really great talk by him. I'll add the link to it as well. उसका इंटरव्यू है, and he said कि यार हमने वो सारा कुछ करके देख लिया हुआ है. We started कंपनी बड़ा लीन किया था, फिर हमने मैनेजर्स लेके आए, फिर हम प्रोडक्ट मैनेजर्स लेके आए, फिर हम डिज़ाइन टीम बना दी, डिज़ाइन टीम प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर बना दी, फिर अलग बना के भी देख लिया. एंड देन जस्ट पीपल जस्ट, वो कहता है कि यार लोग वर्क मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं लेकिन नथिंग गेट्स डन. तो फिर एंड में वो कहता है कि कोविड में व्हेन हमारे सारे रेवेन्यूज 80% डाउन हुए तो देन आई रीबिल्ड द कंपनी. और ही सेज कि यार हायरिंग स्मार्ट पीपल एंड लेटिंग देम डू देयर बेस्ट इज़ नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी. वो कहता है कि खुद लाइक द फाउंडर शुड एग्जैक्टली टेल देम व्हाट टू डू. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. एक तो खैर स्टीव जॉब्स जैसे लोग इतने आउटलायर होते हैं कि यू कांट लुक एट देम एंड से कि अच्छा यार वो स्टीव जॉब्स डिड दिस तो आई शुड डू दिस. यार वो तो एक, मेरे ख्याल से एक सेंचुरी में एक बंदा वैसा पैदा होगा, राइट, जो इतना नट जॉब होगा कि राइट. आई मीन ही इज़, you can't model your life after Steve Jobs. That's such a dangerous idea. But interestingly enough, there was a clip circulating. You can find it. I'll find it and send you the link. I sent it to somebody. जो स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू है, एंड उसमें बंदे से पूछा कि अच्छा यार आपने नेक्स्ट में, दिस वाज जस्ट बिफोर एप्पल एंड राइट आफ्टर नेक्स्ट और आफ्टर एप्पल, आई डोंट नो द सेकंड कमिंग एट एप्पल. उसने पूछा कि आपने इन कंपनीज से क्या सीखा और व्हाट्स योर बिगेस्ट लेसन. सो यूजुअली स्टीव वाज लाइक बड़ा ज़बरदस्त स्पीकर है ऑब्वियसली, तो वो फ़ौरन ही जवाब देता. वो एक क्लिप है जिसमें ही वेट्स 20 seconds. 20 seconds. Oh, you've seen that already, हाँ, right? हाँ, हाँ. What does he say? He said कि यार I should have learned कि you should empower your people more, right? So even Steve Jobs with all his wisdom thought 20 seconds and said, empowering people is the best way to go, making them I think he says कि autonomous. long term
I've learned to take a long-term view on people. Something long term like that. view on people, and being okay with their failures. Yeah. Right? No, that was the lesson. So अब आप जिसकी एग्जांपल दे रहे हैं, अगर वो खुद ये सोच रहा है, Right. जो ये दूसरा एस्पेक्ट है ना इसका, कि यार मसला ये कि इन लोगों ने होता ही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ओवर टाइम मैनेजमेंट हायरार्की की तरफ ग्रेविटेट करती है. दैट लेसन कंपनीज हैव रिपीटेडली लर्नड कि यार जब मैनेजमेंट लेयर्स आ जाती हैं ना तो वर्क स्लोज डाउन. Yeah. तो आई थिंक व्हाट आई कैन एग्री विद इज के ट्राई टू मिनिमाइज अ हायरार्की ऑफ सीनियरिटी एंड मैनेजमेंट. उस हायरार्की का ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा नहीं है. एट द सेम टाइम I think my current thinking is that the organization that is completely flat is also completely chaotic. But, having a hierarchy of competence is important. And a hierarchy of competence depends on, not how much experience you have in the company or आपका टाइटल क्या है. उस पर नहीं, उस पर ये कि यार आप एक्चुअली क्या काम करते हैं, राइट, कंपनी में. और higher and higher degree of work should place you higher and higher in the organization. जितना आपका काम strategic और सोचने वाला है उतनी आपकी ज़्यादा responsibility होनी चाहिए. तो on this topic के founder को हर चीज़ में founder mode में रहना है, to your question, I don't think that that's sustainable. I think you need to build a hierarchy of competence in your organization. And I think that you need to empower people and delegate. जो ये वाली किताब का जिक्र कर रहा था ना, रिचर्ड हैकमैन वाली, उसका भी लीडिंग टीम्स, वो इट्स लाइक ट्रीटर्स ऑन हाउ टू मैनेज टीम्स. उसको आप पढ़ लें. वो 20 साल पहले किताब रखी थी. अभी तक it's meant to be a standard on leading teams, and the ideas are similar, कि empowering teams and giving them autonomy is crucial. तो मैं इस डिबेट में आई स्टैंड ऑन मेक योर टीम्स autonomous, give people the opportunity to fail, and be okay with it. And eventually, when they become autonomous, so you'd be a much better company than the one in where you were micromanaging them. ठीक है. All right, great. We're towards the tail end of this. Always a pleasure to have you. And I'd love to end on this note के like I think, yeah, what would you like, बड़ा cliched सा सवाल है, but I think I can learn a lot from it. के knowing what you know now, what can you tell your 20, like, if you go 2 decades back, what would you tell yourself so that yeah, मतलब maybe I am there, right? So maybe 50 people listening to you are at that point. With like, yeah, in these 2 decades, what have you learned which you knew back then? So it would be much saner, at least for you. I think I should do like you've seen that Reid Hoffman talking to his yeah, younger self. बिल्कुल, something like that, right? We should all do that. यार वो I think I would tell myself ke take bigger risks. I think we played it safe for most of Arbisoft. When you're younger, you should take bigger risks and you should be more adventurous, and you should set yourself up for bigger successes, which could also mean bigger failures. That's what I would tell myself. हमने शुरू में बिल्कुल we kind of played it safe. We knew के प्रोडक्ट कंपनी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलनी. उस वक्त इन्वेस्टमेंट होती नहीं थी पाकिस्तान में. हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर नहीं खेला, हालांकि हमारे पास वी हैड द फुल कैपेबिलिटी टू build great products. We had the full capability. When you narrow down your focus, so obviously you have to shut out a lot of the business that is coming to you. Yeah. We had the full capability to keep building in narrow verticals. We didn't, क्योंकि वो उस वक्त रिस्की लगता था. तो मुझे ये लगता है कि when you're young, when you're in your 20s and your 30s, you shouldn't play it so safe. You should go a little bit wild. And yes, the chances of failures increase, but the chances of big success increases
increase as well. So yeah, that's one thing I would tell myself. I would also tell myself this systems idea that we talked about. I strongly recommend Thinking in Systems as a book to founders because it really gives you like a framework for how to bring systems in your life. And that is not an article. That book is not Atomic Habits. That you have to read the entire Yeah. book to really start have like a systems oriented thinking. So yeah, I would start putting in place systems for my personal as well as organizational growth early. It's very hard to answer this question, man. It's like, वो क्या कहते हैं? You can only connect the dots Dots. looking Going backwards. So it's a hard question. लेकिन Like whatever comes to your mind, because like so many times I have a very limited number of mentors, TK, you being one of them. So many times something that you've said, I don't know, maybe randomly, that I've thought about it maybe for a few weeks and then converged on something, an idea. So I just want I mean, like other people can also have that. I think यही है. opportunity. और ये वाकई वो वाली बात कि यार I would hire stronger leaders in the company. हम भी we've stayed a very top light organization, and I don't necessarily mean कि बहुत सारे लोग होने चाहिए, लेकिन I think complementary skills on, let's say, we were all engineers, complementary skills on, let's say, the business side, the sales side, the marketing side, it would have been really helpful अगर हमने उस वक्त किया होता जब हमें ज़रूरत नहीं थी. अब तो हम कर रहे हैं, Right. लेकिन I think जब आप, let's say, it's not needed at the very, very early stage of your company. Like once you're beyond 100 people, you should start thinking about what is your system for sales, what is your system for marketing, what is your system for revenue, what is your system. So you start thinking about those systems early. We continued in guerrilla mode for a long time, Yeah. and you were a little bit late in thinking about those, but better late than never. ठीक है Yasser bhai, thank you so much for your time. It's Thank you, yaar. close to 2 hours right now. Always a pleasure to be here, and thank you for inviting me again. Thank you. I didn't realize that we had so much to discuss हाँ, for a second meeting in just 9 months. Yeah, quite a lot. I had great fun having the conversation. And with that, thank you so much for watching this episode. अगर आप अभी तक देख रहे हैं, नीचे दे लिंक पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जहाँ पर हम गेस्ट रिकमेंडेशंस देते हैं. अगर आप खुद यहाँ पे कोई भी जानने वाले आपको लगता है उनको यहाँ पे बुला सकते हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं, सो फिल दैट. एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीजन.